क्योंकि भारत में आधा ड्रग का कारोबार तो सफेदपोश करवा रहे हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? वो सांसद कोई हो उससे उनका कनेक्शन बन जाएगा, विधायक कोई होगा उनका कनेक्शन बन जाएगा, मंत्री कोई होगा उससे कनेक्शन बन जाएगा। थोड़ा का गाड़ी वाड़ी दे दिया, एक फार्म हाउस दे दिया, एक ये दे दिया, वो दे दिया, एक फ्लैट दे दिया, कुछ कर दिया। उनके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके किसी सफेद पोस्ट पे। घर के माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा घर में बैठ के पिज्जा मंगा रहा है या बर्गर मंगा रहा है या चिप्स मंगा रहा है। एक्चुअली उस पिज्जा बर्गर समोसे के साथ साथ उस पैकेट में ही एक छोटा पैकेट और भी है और उस पैकेट में वो ड्रग रखी हुई। तो कई बार एसपी परिचित होते हैं, कई बार डीआईजी आईजी परिचित हो जाते हैं। मैंने पूछा भाई आपके भोपाल में क्या पोजीशन है? बोला साहब कहो तो अभी यहीं ऑर्डर कर दूं, समोसा ऑर्डर करता हूँ, समोसे के साथ आ जाएगा। ये पुलिस वाला बोल रहा है। हमें एक पैटर्न मिल रहा है, पता रेव पार्टी में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 हिंदू, 99 भी नहीं, 100 के 100 हिंदू। 2-4 में व्यक्तिगत रूप से केस जानता हूँ जो मामले फैमिली कोर्ट में आए और उसमें डिवोर्स केवल इसलिए हो रहा है कि लड़का नपुंसक है और ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट है। इसका उल्टा भी है। अच्छा, लड़कियों में बाजपन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अरे भैया जब ड्रग बेचने वाले एक कम्युनिटी के और ड्रग सारे लेने वाले एक कम्युनिटी के, तो ड्रग जिहाद नहीं तो और क्या है? किसी भी देश को बर्बाद करने का 2 तरीका है। एक तो उसके ऊपर रूस और वो यूक्रेन जैसा वार शुरू कर दो। दूसरा क्या तरीका? दूसरा सबसे अच्छा तरीका है उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो। आपके नोएडा में ही बगल में ही बहुत फेमस कॉलेज है, उसके बगल में चाय की दुकान है, वहाँ पकौड़े की दुकान है, वहाँ कुछ जूस की दुकान है। आप उन सभी दुकानों में से वो पता है ये वाली चाय वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली जूस वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली केले वाली दुकान पे मिलेगी। ये बात आपको पता है। बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं दिलवाते हैं। लेकिन क्या नोएडा पुलिस जहाँ घूमती है उसको नहीं पता ये हो रहा है? भारत में राम मंदिर है लेकिन राम नीति नहीं है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। इस देश में मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, सड़ा हुआ है। इससे घटिया जुडिशियल सिस्टम हो ही नहीं सकता। आपको अगर कानून मंत्री बनाया जाए तो आप सबसे पहले क्या 5 काम करेंगे? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और हर बार की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी और मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। रेव पार्टियों के बारे में आपने बहुत बार खबरें सुनी होंगी। कई बार सुना होगा कि ऐसी रेव पार्टियों पर पुलिस की रेड हुई और वहां पर ऐसी ड्रग्स बरामद हुई जो कि इलीगल हैं, जो यंग जनरेशन है उसको एडिक्ट करती हैं और वो लोग इसके लिए पागल हैं और अपने घर वालों से झूठ बोल करके यहाँ से वहाँ से इस तरह की पार्टियाँ अक्सर होती रहती हैं। अभिषेक, लेकिन ये रेप पार्टियां जो होती हैं, हाँ, ये हमने और आपने सुना है कि मौज मस्ती के लिए होती है। हाँ, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है ना, वो साजिश हम लोग सुन के हैरान है कि किस लेवल की साजिश होती है। मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय को टारगेट करता है और टारगेट करके क्या बनाता है और किस तरीके से बनाता है, ये अगर आज आपने पॉडकास्ट सुन लिया तो आप हैरान हो जाओगे। हाँ, मुझे मतलब पता चला है कि ऐसी पार्टियां जो होती हैं रेव पार्टी, उसमें खासतौर से हिंदू लड़के, जो यंग लड़के हैं, वो टारगेट पर होते हैं, एक विशेष समुदाय के। और कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि उनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं, ड्रग्स जो होती है उसमें मिला करके, जिससे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब नपुंसक हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए लगातार काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी की। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अश्विनी जी अब तक करीब 250 PIL दाखिल कर चुके हैं और PIL मैन के नाम से जाने जाते हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं उनको। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जो ये आप दावा कर रहे हैं कि इस तरह की पार्टियां होती हैं जिसमें खासतौर से हिंदू लड़कों को इंपॉर्टेंट बनाने की साजिश है, क्या सच है इसका? देखिए, पहली बात तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज ही अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग पकड़ी गई एक जगह से। एक कमरे में ये काम चल रहा था और 92 करोड़ की एमडी पकड़ी गई। पिछले सप्ताह की फ्रंट पेज की खबर ये है कि राजस्थान में एक स्कूल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर, लैब होती ना केमिस्ट्री वाली लैब, उसी लैब में उन्होंने करीब 25 करोड़ की ड्रग बना लिया।
अच्छा। आज की डेट में स्कूल में जो लैब है केमिस्ट्री की, कॉलेज की, वहां ड्रग बन रही है। तीसरी खबर जो पिछले सप्ताह की है कि भोपाल में एक मछली परिवार है, उसका नाम जो सरनेम मछली है, उसका नाम मछली इसलिए कि मछली का कारोबार करते हैं। हाँ। आज की डेट में मछली परिवार जो है लगभग 200 करोड़ का मालिक है, बड़ा फार्म हाउस है, उसमें रेव पार्टियां होती हैं, और उसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात आई है कि अब तक 53 लड़कियों को उन्होंने इसी में ही ट्रैप कर लिया था, और ड्रग दे के जब नशे के आगोश में हो गई तो उनके वीडियो भी बना लिया और वीडियो बना के ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये जो ड्रग का कारोबार है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अच्छा। कुछ एक वेबसाइट बन गई हैं जहाँ पे ऑनलाइन जब आप जाओगे तो आपको लिखा रहेगा पिज्ज़ा, बर्गर, कुरकुरा, चिप्स, ऐसे ऐसे अलग खान पान के सामान। अच्छा। और वो घर पे सामान डिलीवरी करती हैं। तो पता चला पिज्जे के साथ उसी पैकेट में ड्रग भी आ रही है। ये हो रहा है। अच्छा। ऑनलाइन माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा तो पिज्ज़ा मंगाया, बर्गर मंगाया और कोल्ड ड्रिंक मंगाया, कुछ और मंगाया, उसके साथ ही वो सप्लाई होके आ रही है। तो आपकी ड्रग आपके घर तक पहुंच रही है। मतलब भारत में आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको लाइन लगाना है, रेलवे की टिकट लेने जाओ तो आपको लाइन लगाना है। ड्रग के लिए लाइन नहीं लगाना है, ड्रग आपके घर में पहुंच रही है। जो आपने विषय कहा, ये जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ड्रग जिहाद, ये आपने कहा, हाँ। उसी पर भी क्या है ये ड्रग जिहाद? फैक्ट है ड्रग जिहाद। हाँ। मैं पिछले 5 दिन के बाद आज दिल्ली लौटा हूँ। हाँ। वर्धा में था, नागपुर में था, उसके बाद फिर प्रयाग, फिर सतना, फिर सीधी, 5 जगह से मैं लौटा हूँ। सबसे मैं जहाँ मैं जाता हूँ आजकल मैं पूछता हूँ भाई क्या है आपके यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? बोले जी ड्रग। अच्छा क्या हो रहा है जी? फार्म हाउस में रेव पार्टियाँ हो रही हैं। जहाँ छोटे शहर हैं C क्लास के, D क्लास के, जो छोटे वाले शहर हैं, वहाँ फार्म हाउस नहीं है, तो वहाँ जो ये शादी विवाह के लिए जो होता है क्या कहते हैं मैरिज होम टाइप से, हाँ, वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं। उन पार्टियों में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा। 100% लड़के और लड़कियाँ हिंदू हैं। ऐसा क्यों भैया? मतलब हैदराबाद में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की केवल हिंदू। अच्छा। भोपाल में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की, मतलब ड्रग लेने वाले केवल और केवल हिंदू। और अब तक जितने ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं वो पर्टिकुलर कन्वर्टेड हिंदू। तो सारा का सारा बेचने वाले सारे कन्वर्टेड हिंदू और उसको यूज करने वाले। मैंने अश्वनी जी मैं बता दूं, वो मुसलमान या मुस्लिम नहीं कहते, वो कन्वर्टेड हिंदू बताते हैं उनको। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि 15वीं शताब्दी के पहले सारे हिंदू ही हिंदू थे। हाँ, तो भारत में जो भी है लॉजिक बिल्कुल भारत में जो है या तो हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू है। बिल्कुल। यहाँ कोई न बाबर का कोई खानदान बचा, ना अकबर का खानदान बचा, ना तुगलक, गजनी, गोरी, ऐबक का कोई, यहाँ कोई उनका नाती पोता कोई नहीं बचा हुआ है। यहाँ तो या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। बिल्कुल। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे याकूब मेनन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम, जो भी है वो कन्वर्टेड हिंदू है। ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, मैंने 2-4 मेंटल हॉस्पिटल में बात किया। दिल्ली में बहुत प्रमुख हॉस्पिटल, उसका नाम है इभास। हाँ, इभास है। इभास, हाँ, नशा मुक्ति केंद्र बेसिकली। वहाँ के कुछ डॉक्टर से मैंने चर्चा किया कि ये जो बच्चे मेंटल डिजीज के शिकार होके आ रहे हैं, इसमें एज कैसा है? तो सबसे ज्यादा 15 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल यंग एज के। 15वां का मतलब 10वीं पढ़ रहा है। हाँ। 25 साल का मतलब वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ ऐसे कर रहा है, या लॉ कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, सबसे ज्यादा। फिर मैंने उसमें पूछा भी कि ये जो ड्रग एडिक्ट आ रहे हैं इसका कुछ और है क्या? तो पता चला वो भी हिंदू हैं उसमें, मैक्सिमम जितने आ रहे हैं। अच्छा। मेंटल हॉस्पिटल में। इससे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, मुंबई मैंने पता किया, मैंने भोपाल में पता किया, और भी शहरों में अलग अलग स्थानों पे मैंने, जो हमारे खुद के सोर्सेज हैं, पुलिस के सोर्सेज हैं, जो हमारे जान पहचान के लोगों से चर्चा किया। नोएडा में कई बार रेव पार्टी पर हुई है, ग्रेटर नोएडा में हुई, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए। अभी नोएडा में हुई थी। नोएडा में हुई थी, हाँ। गुड़गांव में रेव पार्टी हुई थी, उसके पहले उधर जयपुर में रेव पार्टी हुई। जब जब रेव पार्टी हुई है, मैं लगातार वहाँ के लोकल पुलिस से बात कर रहा हूँ, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पता चला रेव पार्टी में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 हिंदू, 99 भी नहीं, 100 के 100 हिंदू। इसलिए बहुत क्लियर है, ये अपने आप में भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। पहले ये ड्रग जिहाद कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे था, उससे नीचे आया, कॉलेज लेवल पे आया, और अब ये 10वीं 12वीं के स्कूल तक पहुंच चुका है। इसमें मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि एक विशेष टारगेट ये है कि ऐसे लड़कों को ड्रग्स दिया जाए, हिंदू लड़कों को, जो उनको इम्पोर्टेंट बना दे। जी। इसका क्या आधार है? देखिए,
गवर्नमेंट ने अभी इस पे कोई स्टडी कराई नहीं, अच्छा, कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, आपने डाली हुई है, इसके ऊपर 100% रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, ये जो ड्रग का पैटर्न, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूँ जिनको बता नहीं सकता। हाँ, नहीं नाम तो नहीं मत ठीक बताइए है। आप। एक बेटा था, ड्रग एडिक्ट हुआ, इंजीनियरिंग करने गया और ड्रग एडिक्ट हुआ, और बाद में उसने बोला हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए शादी नहीं करेगा। अच्छा, 2-4 मैं व्यक्तिगत रूप से केस जानता हूँ जो मामले फैमिली कोर्ट में आए, और उसमें डिवोर्स केवल इसलिए हो रहा है कि लड़का नपुंसक है और ड्रग एडिक्ट है। और ये बाकायदा उसकी पत्नी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि मैं, आप इसका टेस्ट कराइए, पोटेंसी टेस्ट करवाइए, पोटेंसी टेस्ट कराइए, ये इंपॉर्टेंट है, और ड्रग्स की वजह से, और ड्रग की वजह से। ये मैं आपको दिल्ली के कोर्ट्स की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जहां बाकायदा एफिडेविट पे उसकी पत्नी कह रही है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंट हो गया, हमें बच्चे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है। इसका उल्टा भी है। अच्छा, लड़कियों में बाझपन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से 1-2-4 केस जानता हूं, लेकिन उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस ड्रग का इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है। भाई, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, बिल्कुल, ठीक है, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट है, ड्रग का एक हेल्थ इम्पैक्ट है, ड्रग का एक मेंटल इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो ड्रग का जो जनरेशनल इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारी की पूरी पूरी यंग जनरेशन इसमें डूबती जा रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जितना पिछले 3 साल के अंदर स्पेशल ड्राइव शुरू हुई है नारकोटिक्स के खिलाफ, नारकोटिक्स में, इतना पहले कभी हुई नहीं थी। अब कुंटल पकड़े जा रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ड्राइव चल रही है, ये चल कहाँ रही है? भोपाल में पकड़ा जा रहा है, हाँ। लखनऊ में पकड़ा जा रहा है, केरल में पकड़ा नहीं जा रहा है। बंगाल में मुझे बताइए कोई ड्रग वाला पकड़ा गया? तो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है ना। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी का और अमित शाह जी का प्रभाव है कि इसकी वजह से जो बीजेपी की सरकारें हैं वो ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो गैर बीजेपी की सरकार, उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल में, आप मुझे हिमाचल में कोई एक ड्रग की घटना बताइए, और मैं कहता हूं हिमाचल में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धड़ल्ले से ड्रग नहीं बिक रहा। अरे हिमाचल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या बात करें, मलाना क्रीम के नाम से जो बिकता है धर्मशाला के पास में, वहां लोग ड्रग्स ही लेते आते हैं। ठीक है, आपके पंजाब में देखिए क्या बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार हो रहा है। पाकिस्तान से पूरा आता है। लेकिन कहाँ उतनी तगड़ी कार्रवाई हो रही है? भोपाल में हो रही है, थोड़ी इधर हो रही है, उधर हो रही है। झारखंड में आप बताइए, इतना बड़ा ड्रग का कारोबार चल रहा है, झारखंड में कहाँ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्य छोड़ दिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कार्रवाई हो रही है ड्रग के खिलाफ? जबकि नॉर्थ ईस्ट पूरा वो रूट है वही वो म्यांमार का रूट, वहाँ पाकिस्तान का रूट, या नेपाल वाला जो आगे से जाके आते हैं, या बांग्लादेश के रूट से आते हैं, कहाँ कार्रवाई हो रही है? लेकिन इसमें जो है अश्विनी जी, जो आपने कहा कि ये मैं मानता हूं कि कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं, तो इसमें ये कहीं से एस्टेब्लिश होता है क्या कि उनको जानबूझकर ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है उनकी बॉडी पर? बिल्कुल एकदम ये सही बात है। अभी हो क्या रहा है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैं आगे एक एप्लीकेशन भी मूव करने वाला हूँ कि ड्रग पकड़ी जा रही है और उसको सीज कर दे रहा है जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट, वो सीज हो गया, अब मुकदमा चल रहा है। अब हम उसको गांजा मान के बैठे हुए हैं और गांजा के रूप में उसको हमने जब्त कर लिया, ठीक है, लेकिन उसकी और ज्यादा जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं हो रही है। लेबोरेटरी के चेक नहीं हो रहा है। बस उसको देख के अच्छा ये गांजा है तो गांजा है। अच्छा, इस गांजे में और क्या क्या केमिकल मिला दिया गया है और गांजे का कैरेक्टर कितना चेंज हो चुका है, ये काम नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर 15-20 नशे हैं जो हम मान लिया कि भाई ये गांजा है, ये चरस है, अफीम है, ये कोकीन है, ये हीरोइन है, ये सुल्फा है, ये चिट्टा है, जो भी है, उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब उसमें भी क्या अडल्ट्रेशन हुई है उसके अंदर भी? वो नशे की दवाइयों में भी क्या मिलाया गया वो काम नहीं हो रहा है। अभी सिंपल उसको आंखों से देख लिया, अच्छा यार यहाँ तो ठीक है, तो एमडी है, तो सुल्फा है, चिट्टा है, तो भाई ठीक है, एमडी सुल्फा चिट्टा, जज साहब ने बोल दिया भाई ठीक है, इसको जब्त कर लो, इसका सैंपल यहाँ रख लो। अब मुकदमा 20-30 साल चलेगा, वो सैंपल जज साहब देखते रहेंगे, जो भी होगा फैसला होगा। एग्जैक्टली वो गांजा अब गांजा है या गांजे का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इस पे काम नहीं हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं 2-3 सवाल मेरे आ गए इसमें। पहला, आपने कहा कि पिज्ज़ा, बर्गर या कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है तो उसमें भी ड्रग्स आ रहा है।
कैसे आ रहा है वो? नहीं, उसमें पिज्ज़ा को आप किसी ब्रांड से मत जोड़िए या किसी बर्गर ब्रांड को से किसी जुड़ा ब्रांड मैंने से नाम मत भी नहीं जोड़िए। मैं खाद्य पदार्थ की बात कर कोई रहा भी हूँ। खाते कैसे आ रहा है? कुछ एक वेबसाइट बन गई हैं और जैसे किसी और वेबसाइट का नाम लेके, वैसे बहुत सारी नहीं है अपनी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आप ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करते हैं, ऐसे है तो आपको खाना मिलता है, आप ऑर्डर करो आपके घर आ जाएगा। उसी के तरीके से कम 10 ऐसी वेबसाइट बन चुकी हैं जिनके लोकल मार्केट है, एक का दिल्ली एनसीआर है, एक का मुंबई है, एक का हैदराबाद है, एक का बेंगलोर है, अलग अलग लोकल शहरों के लिए वेबसाइट बनी हुई है। आप उस पर पिज्ज़ा ऑर्डर करो तो पिज्ज़ा आएगा, पैकेट भी आएगा, उस पिज्ज़े के पैकेट में गांजा भी रहेगा, चरस भी रहेगा, जो कोड आप डालोगे वो वाला मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लड़कों को ऑर्डर करना है, हाँ, वो घर बैठे या बैठे जिन लड़कियों को ऑर्डर करना है जी, उन्हें ये पता है कि इस वेबसाइट से अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो मेरे साथ करूंगा, हाँ, तो मेरे साथ पिज्जा के साथ ये भी आएगा, ये भी और आएगा। घर के माँ बाप ये समझ रहे हैं कि वो पिज्जा आया, वो पिज्जा आया हुआ। घर के माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा घर में बैठ के पिज्जा मंगा रहा है या बर्गर मंगा रहा है या चिप्स मंगा रहा है या कुछ और खान पान का समोसा मंगा रहा है। एक्चुअली उस पिज्जा बर्गर समोसे के साथ साथ उस पैकेट में ही एक छोटा पैकेट और भी है और उस पैकेट में वो ड्रग रखी हुई है। इस तरह की वेबसाइट बना दिए गए ऐसे वेबसाइट, और ऐसे वेबसाइट पे ऑर्डर हो रहा है और ऐसे वेबसाइट से डिलीवरी हो रही है। ये कंफर्म मैं न्यूज आपको बता रहा हूँ, कंफर्म न्यूज, जानकारी है इसकी, पूरी जानकारी है इसकी मेरे पास। अब दूसरा सवाल है मेरा, और सुनिए, अभी मेरा भोपाल में कार्यक्रम था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे चर्चा होने लग गई। तो सामान्यतया कार्यक्रम के बाद बैठते हैं 10-20 लोग बैठते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ जाता हूँ, कई बार वहाँ के ऑफिसर्स भी पुलिस के परिचित निकल आते हैं, थोड़े उनसे भी मैं चर्चा करता हूँ। कई बार एसपी परिचित होते हैं, कई बार डीआईजी आईजी परिचित हो जाते हैं। मैंने पूछा भाई आपके भोपाल में क्या पोजीशन है? बोला साहब कहो तो अभी यहीं ऑर्डर कर दूं, समोसा ऑर्डर करता हूँ, समोसे के साथ आ जाएगा। ये पुलिस वाला बोल रहा है। तो आप उस वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो वेबसाइट अभी चल रही है। मैं चाहूंगा कि भारत की सरकार और पुलिस इसको गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस को तो क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, किसी और वेबसाइट के नाम से खुल जाएगी। सरकार उसका डोमेन ढूंढने में, इंटरनेट, क्या लोकल प्रशासन को ये पता है? आपकी जानकारी में है कि लोकल प्रशासन को पता है? मेरी जानकारी में है कि अब समझ में आ गया है, लोकल प्रशासन को भी समझ में आ रहा है। तो क्या लोकल प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकती? कार्रवाई कर सकती है। क्यों नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि कैसे धड़ल्ले से नहीं, क्यों इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में आधा ड्रग का कारोबार तो सफेदपोश करवा रहे हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आधा ड्रग का कारोबार सफेदपोश करवा रहे हैं। तो क्या सफेदपोश मना कर रहा है वर्दी वालों को कि मत करो कार्रवाई? बड़ी सीधी सी बात है। ऐसा हो क्या रहा है, जैसे वो मछली परिवार था, यासीन मछली भोपाल वाला, ये जो ड्रग स्मगलर जो ड्रग का कारोबार करते हैं ये बड़े सेकुलर होते हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते, ये सत्ताधारी पार्टी के फट से करीब पहुंच जाते हैं। वो सत्ताधारी पार्टी, वो कोई भी हो, सांसद कोई हो, उससे उनका कनेक्शन बन जाएगा, विधायक कोई होगा उनका कनेक्शन बन जाएगा, मंत्री कोई होगा उससे कनेक्शन बन जाएगा, और उसमें फिर उनको थोड़ा मार्केट कर लेते हैं। थोड़ा एक आध गाड़ी वाड़ी दे दिया, एक आध फार्म हाउस दे दिया, एक आध ये दे दिया, वो दे दिया, एक आध फ्लैट दे दिया, कुछ कर दिया। उनके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके सफेदपोश पे। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, और एक के पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल सफेदपोश पे ये आरोप नहीं है, आरोप उस वर्दी वाले पे भी है जो कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको सब पता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो वर्दी वाला मजबूर है। वर्दी वाला मजबूर है। वर्दी वाला करता है, उसको खतरा रहता है मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ वर्दी वाले मिल भी जाते हैं, पैसा मिल जाता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे वर्दी वालों को जानता हूँ, डर उनके मन में है कि अगर कुछ करूंगा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, मुझे आपने बोला नपुंसकता का, आपके पास कोई पैमाना है या कोई प्रूफ है या कोई केस है? मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ, ऐसे परिवार को जानता हूँ जहां पे लड़का इंजीनियरिंग करने गया, उस तब तक बिल्कुल सही था, 4-5 साल के बाद इंजीनियरिंग करके आया, बोला शादी नहीं करूंगा। अब फिर जब और गहन जांच हुई तो पता चला शादी के योग्य नहीं बचा। तो क्या ड्रग्स की वजह से वो नपुंसक और वो ड्रग की वजह से नपुंसक हुआ है? ये प्रूफ हो चुका है? ये परिवार बता रहा है, वो परिवार बता रहा है। हो सकता है हमारा आपका वीडियो जब वायरल होगा ना, लोग देखेंगे, तो हो सकता है मुझे 10-20-50 परिवार का और हमारे पास फोन आ जाए। तो इसलिए आपने उसको नाम दे दिया ड्रग्स जिहाद? बिल्कुल। अरे भैया, जब ड्रग बेचने वाले एक कम्युनिटी के और ड्रग सारे लेने वाले एक कम्युनिटी के, तो ड्रग्स जिहाद नहीं तो और क्या है ये? अगर भोपाल में मछली का पूरा जो यासीन मछली नाम है, उसका क्या नाम है, यासीन मछली, अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसके फार्म हाउस में अगर ड्रग की पार्टी हो रही है तो सारी कम्युनिटी को होनी चाहिए। भोपाल में तो सारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे हिंदू क्यों आ रहे हैं?
आपके नोएडा में इतने कॉलेजेस में रेव पार्टी हुई, क्या नोएडा में केवल हिंदू ही रहते हैं क्या, गैर हिंदू नहीं रहते? या कॉलेज में जो लड़के लड़कियां रेव पार्टी है उस कॉलेज में कोई केवल हिंदू ही पढ़ते हैं क्या? केवल हिंदू ही? अलीगढ़ में रेव पार्टी होती केवल हिंदू क्यों पकड़े जाते हैं? हैदराबाद में रेव पार्टी हो रही केवल हिंदू क्यों पकड़े जा रहे हैं? मुंबई की रेव पार्टी में केवल हिंदू क्यों पकड़े जा रहे हैं? गैर हिंदू क्या वो नशा करते ही नहीं क्या? और अगर नहीं करते तो भाई फिर इस पर रिसर्च होना चाहिए, केवल हिंदू ही क्यों नशेड़ी हो रहे हैं, फिर तो इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। तो पुलिस क्यों चुप बैठी हुई है? पुलिस को पता चला है कि ड्रग्स जिहाद नाम का भी कोई चीज हो रहा है वहां पे? मेरे समझ से हर जगह पे देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं शायद जो समय के साथ, जैसे मैं 10 साल पहले कहता था धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, तो लोग नहीं मानते थे। छांगुर जलालुद्दीन का मैटर आया तो लोगों ने हाँ यार धर्मांतरण जिहाद है। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया कि घुसपैठ जिहाद चल रही है, 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, लोग नहीं मान रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे लाल किले से कह दिया कि घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है हमारे आपके इस चर्चा के बाद 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर ड्रग्स जिहाद पूरे देश में इस पे लोग बोलना शुरू करेंगे और बोल रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, लाखों माँ बाप, हजारों नहीं लाखों नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप के कारण परेशान हैं। जब जब ये 1 साल की 2 साल की बच्ची का बलात्कार के बाद हत्या होती है तो मैं अपने सोर्सेस से पता करता हूं कि जो हत्यारे थे कौन थे, वो सारे ड्रग एडिक्ट होते हैं। अदरवाइज 1 साल 2 साल की दुधमुही बच्ची जिसका दांत भी नहीं आया, कोई बलात्कार के बारे में कैसे सोचेगा? इतनी विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। और बलात्कार करने के बाद उसको काट भी रहा है बच्ची को, पूरे उसके ऊपर से लेकर नीचे तक दांतों से काट के रखा हुआ है। ऐसी घटनाएं दिल्ली में आई हुई। बिना ड्रग एडिक्ट हो ही नहीं सकता। ये हमारी पूरी किसी भी देश को बर्बाद करने का 2 तरीका है। एक तो उसके ऊपर रूस और वो यूक्रेन जैसा वार शुरू कर दो, परमाणु बम गिरा के उसको अपने कब्जे में ले लो, जो भी मिसाइलें गिरा के। दूसरा क्या तरीका? दूसरा सबसे अच्छा तरीका है उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो। यंग जनरेशन बर्बाद कर दो, देश खत्म। आपका जो बच्चा साइंटिस्ट हो सकता था, जो अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता था, जो अच्छा इंजीनियर हो सकता था, जो अच्छा डॉक्टर हो सकता था, जो कुछ नया रिसर्च करता, कुछ नई चीजें लाता, वो बड़ा बिजनेसमैन हो सकता था, कारोबार बढ़ा सकता था, वो आपका ड्रग एडिक्ट हो गया। अब जो आप बता रहे हैं 15 से 25, वो तो पूरा यंग जनरेशन ही एकदम एग्जैक्टली। आपने जब 15 से 25 को खत्म कर दिया, हाँ, तो फिर बचा क्या? 15 से 25 बाद बचा क्या आपका? और बड़े प्लान्ड वे में। और अब वो जैसे पंजाब में इन्होंने इस ड्रग को भी अलग अलग तरीके से यूज किया गया। पंजाब में ड्रग को यूज किया गया धर्मांतरण कराने के लिए। अच्छा, पूरा पंजाब का कन्वर्जन ड्रग के बल पे हुआ है। अच्छा, भाई किसी को आप नशेड़ी बना दो, कन्वर्ट कर उसको कन्वर्ट, जब उसको कुछ नशेड़ी हो गया तो उसके लिए हिंदू और गैर हिंदू का क्या फर्क क्या पड़ता है? जब उसको कुछ करना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं है, सुबह उठना नहीं है, नहाना धोना है नहीं, कुछ मंदिर जाना ही नहीं है, तो इधर से उधर होने में उसको क्या दिक्कत है? पूरा पंजाब नशे के दम पे कन्वर्ट किया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो ड्रग का पैसा आ रहा है, मेरा सवाल यही था आपसे कि इतना बड़ा आप जो बता रहे हैं, इसके पीछे नेक्सस क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? हम एक आदमी के अकाउंट में 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आता है, सरकार उसके घर खोद देती है पूरा, और किसी के पास अरबों करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं और उसको कोई एजेंसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या नेक्सस है इसका? ये देखिए, एक तो ये हो रहा है कि जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उसमें मिली भगत है। ड्रग का कारोबार इसलिए भी चल रहा है कि हमारे कानून महाघटिया है, कानून का खौफ ही नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति गया था 1 किलो गांजा लेके, वो भी भारत का ही था। अच्छा। यहाँ बेचता होगा, उसको सोच रहा चलो सिंगापुर में बेच लेंगे, उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में पहले ये था देखते ही गोली मारने का देश था, और ये 1990 तक चला है कि ड्रग मिलेगी तो जांच वांच नहीं होगी, गवाह नहीं निपटा दो, और वो तारीख पे तारीख नहीं, गवाहों के बयान और फलाना ठिकाना ना, कुछ नहीं, पुलिस गोली मार देगी। उसके बाद फिर कुछ हंगामा हुआ, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने आए, तो उन्होंने कानून बना दिया कि भाई ठीक है, देखते गोली नहीं मारूंगा, फांसी दे देंगे। अच्छा। कानून बना दिया। हाँ। सिंगापुर में क्या मजाल कि कोई 100 ग्राम गांजा लेके चला जाए। आप मुझे बताइए कि सिंगापुर में कभी एक कोई ड्रग बताइए, गांजा, चिट्टा, सुल्फा, ये कोकीन, हकी, जो भी है, आखिर ड्रग स्मगलिंग यहां हो सकती है, वहां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कानून का खौफ बहुत तगड़ा है। दूसरा, सिंगापुर में जितना गंभीर अपराध ड्रग स्मगलिंग करना है, उससे ज्यादा गंभीर अपराध ड्रग स्मगलर की मदद करना है। अच्छा। हमारे देश में
हमारे देश में तो 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा फिर भी जमानत हो जा रही है। हाँ, हो रही है। दिल्ली और गुजरात में 13,000 हजारों हाँ। करोड़। हाँ, ठीक है। 2024 में 13,000 और दूसरा खबर आई थी वो पूरी। और ड्रग स्मगलर के मददगारों पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ड्रग स्मगलर में कैसे कार्रवाई हो रही है? वो जो नीचे क्यों कहते नहीं, वो टटपुजिया टाइप के जो बेच रहे हैं, हम उनकी चेन को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं कि ये जो बेच रहा है ये रिटेलर है, इसका होलसेलर कौन है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो तो देख ही नहीं रहे हम। हमने वो नीचे वाले को पकड़ लिया जो कॉलेज में आया था, कहीं बांट बूट रहा था और कहाँ नहीं बिक रहा। आपके नोएडा में बगल में ही बहुत फेमस कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहिए, जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज, बहुत, वो इसीलिए मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। हाँ, मतलब मैं तो मशहूर ही कहूंगा उनको बीच में। उसके बगल में चाय की दुकान है, वहाँ पकौड़े की दुकान है, वहाँ कुछ जूस की दुकान है। आप उन सभी दुकानों में से वो पता है ये वाली चाय वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली जूस वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली केले वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली वो जो पूरी सब्जी बेच रहा है उसकी दुकान। अब यहाँ पर यही सवाल आता है अश्विनी जी, जो आप बात बोल रहे हैं ये बात आपको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं दिलवाते हैं, लेकिन क्या नोएडा पुलिस जहाँ घूमती है उसको नहीं पता ये हो रहा है? मैं आपको क्या कहा, हाँ, बिना पावरफुल लोगों के मदद के ड्रग का कारोबार हो ही नहीं सकता। कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता, कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता। सर यूपी में योगी जी की सरकार, सही बात है। देखिए मैं आपको योगी जी के ऊपर फिर कुछ इलाज क्या है? फिर अगर आपसे ये पूछा जाए डायरेक्ट कि फिर इलाज क्या है, जब आप इलाज क्या है? भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आपको ये जो ड्रग है इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। ये जो 1985 का बना हुआ ये घटिया कानून है, इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। सिंगापुर वाला कानून लेना पड़ेगा। हम सिंगापुर से दुनिया भर की चीज़ें लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं। सिंगापुर कानून नहीं ले सकते क्या? हमारे पास ये कानून है। ये जरा देखिए कब का बना हुआ है, 1940 का। ये 1940 का है और ये 1985 का है। ये हो गया लगभग 40 साल पुराना। और ये कितना हो गया 1940 वाला? ये तो हो गया 40 तो 80 साल, 85 साल पुराना, 85 साल पुराना हो गया। अरे चंद्रमा पे चले गए, सूर्य पे चले गए, मंगलयान बना लिया, अंतरिक्ष यात्री भी शुक्ला जी घूम के आए हैं। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी। सब कुछ कर लिया, हम कानून नहीं बदल पा रहे हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं है खुद बनाने की, तो कॉपी पेस्ट मार लो। नकल तो हम लोग करते ही है ना। ये भ्रष्टाचार वाला कानून आप ले लो ऑस्ट्रेलिया का, और ड्रग वाला कानून ले लो सिंगापुर का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ड्रग अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाए तो मैं जीवन में कभी सामने सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ऐसी कौन सी समस्या जो लाइलाज है आप बताइए। भारत में राम मंदिर है लेकिन राम नीति नहीं है। भय बिन होए न प्रीत। भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है। सठे साठ्यम समाचरित। सिंगापुर में राम राज्य है, सिंगापुर में सतयुग है, हमारे यहाँ कलयुग है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ राम कृष्ण का जन्म स्थान वहाँ कलयुग क्यों है? और सिंगापुर जापान में न राम पैदा हुए, न कृष्ण पैदा हुए, न हनुमान जी जन्म लिए, न भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। वहाँ सतयुग क्यों चल रहा है? वहाँ राम राज्य क्यों चल रहा है? वहाँ सब ईमानदारी के साथ क्यों मामला चल रहा है? वहाँ ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं हो रही है? अवैध कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? नशे का कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? हथियार कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नीति कृष्ण नीति को लागू किया। कौन लागू करेगा इंडिया में? लागू तो सरकार को ही करना पड़ेगा, लागू तो सांसदों को करना पड़ेगा। उसमें जनता भी दोषी है। जनता कैसे दोषी है? उसको टीचर चाहिए ना, ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चे को एकदम पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना दे। टीचर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना। टीचर अच्छा होना चाहिए जो हमारे बच्चे को एकदम बढ़िया पढ़ा के टॉपर बना दे। डॉक्टर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना। डॉक्टर ऐसा बढ़िया चाहिए जो एक ही बार में दवाई दे और सारी बीमारी ठीक हो जाए। ड्राइवर चाहिए तो जाति नहीं देखना, वो किसी जाति का ड्राइवर हो चलेगा, गाड़ी बढ़िया चलाए, यात्रा हमारी सुरक्षित रहे, गाड़ी में खरोच ना आए। तो टीचर जाति वाला हो चाहे ना हो, क्वालिटी चाहिए। डॉक्टर जाति वाला हो चाहे ना, क्वालिटी चाहिए। ड्राइवर जाति का हो चाहे नहीं, क्वालिटी चाहिए। लेकिन वहीं जब पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है तो जाति वाला चाहिए। और अब तो हद हो गई है, राज्यपाल भी अगर जाति का आ जाए तो और बढ़िया, मजा आ जाए। मुख्यमंत्री अगर जाति वाला आ जाए तो और मजा, राष्ट्रपति जाति वाला हो जाए तो और, मतलब भारत के सर्वोच्च पदों पे जाति के आधार पे जब सिलेक्शन होगा तो भारत को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। भारत की इतनी समस्याएं हैं,
वो जितनी समस्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। इसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर जापान में नहीं है, हमारे यहाँ है, क्योंकि हमने बाकी सब काम किया है, हमने अपने सिस्टम को नहीं बदला। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इतने दिन से, कोई तंत्र हमने अपना स्वयं का तंत्र बनाया ही नहीं। पुलिस तंत्र गुलामी वाला, जुडिशियल तंत्र गुलामी वाला, एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, सारे सिस्टम गुलामी वाले चल रहे हैं। कभी रिव्यू भी नहीं कर रहे। हम अपनी मिसाइल का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने बाकी विमानों का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने हाईवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेसवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम का कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। यार हमारे यहाँ क्यों है? अगर मेरे घर में बार बार ताला टूट रहा है और आपके घर में चोरी नहीं होती, आपका ताला एकदम सही रहता, बिल्कुल, तो मेरी ड्यूटी है मैं आपसे पूछूं, भाई साहब कौन सी कंपनी का ताला लगाए हो कि आपके यहाँ तो चोर आता ही नहीं? हमारा घर तो रोज ताला आके हमारे घर में रोज चोर आ रहे हैं, ताला तोड़ के जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है पूछना। लेकिन जब ताला तोड़वाने में आपका ही हाथ हो कि इसमें लुटेगा आधा मुझे मिलेगा, बाप को अपने लूट लो, भाई को लूट लो, ताला तोड़ लो, आधा मुझे मिल जाएगा, तो आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे? देखिए, यही जो बात आप बोल रहे थे वो बात, दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हमारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। मेरा मानना है कि भारत के सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे आपके हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। थाना आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली केंद्र बना हुआ है। जहां लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहां जमीन किसी और की है, बेच के कोई और रजिस्ट्री करके चला जा रहा है। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। आधे जमीन के मुकदमे ऐसे चल रहे हैं कि वो कह रहा मेरी जमीन, वो कह रहा मेरी जमीन, वो कह रहा मेरी जमीन। और जिसकी जमीन है बेचारा वो कहीं और बैठा हुआ, उसको खबर ही नहीं कि उसकी जमीन 3 लोग बेच के चले गए। तो ये जो भ्रष्टाचार है, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अदरवाइज ये जितने हैं भाई, ये फल फूल कैसे रहे? ये जितने ड्रग स्मगलर हैं, पहले ड्रग स्मगलिंग कर लिए, 200-400 करोड़ बना लिए, उसके बाद 50 करोड़ दे के लोकसभा का टिकट खरीद ले रहे, उसके बाद वो विधानसभा का टिकट खरीद ले रहे, और वो रूलिंग पार्टी का खरीद रहे हैं जो पार्टी जीतने वाली है, तो सांसद विधायक भी बन जा रहे। और जब एक बार सांसद विधायक बन गए, सफेद माला उनको पहनने लगी, माननीय बन गए, संविधान की शपथ ले लिया, पीछे पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और हो गए, तो उनका काम तो और बढ़ गया। कल मैं सर एक जगह गया था, पान सिंह तोमर का एक गांव है मुरैना भदौसा के पास। जिस जमीन के लिए एक सिपाही बागी बना, डकैत बन गया, वो जमीन आज भी, जिसके लिए गोली भी चल गई, जिसके लिए वो मर्डरर भी हो गया, आज भी वो जमीन उन्हीं लोगों के पास है जिसके लिए उसने गोली चलाई थी। अच्छा जी। 70 की गोली चली, हाँ, आज 55 साल हो गए, 45 साल हो गए, 55 साल हो गए, और आज भी वो जमीन उन्हीं लोगों के पास, उसी पार्टी के पास, उसी के पास। जो आप टुकड़े वाली बात की है कि आज आदमी सोचो क्या से क्या हो गया, जो 7 बार गोल्ड मेडल जीता उसको गोली चलानी पड़ी। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा जो, मतलब आपका इशू चूंकि ड्रग का है, भारत में सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं जो लैंड विवाद में, जमीन विवाद में, आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, और रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद में 5 लाख लोग मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और जमीन विवाद का मूल कारण है घटिया कानून। उस थाने ने बताया डेली 3 केस आते हैं। हाँ आते हैं, जमीन में ही मर्डर होते, जमीन में ही होते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम मर्डर जमीन विवाद में, मैक्सिमम हाथ पैर टूट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, जमीन विवाद में। और जमीन विवाद का मूल कारण 1908 का अंग्रेजों वाला घटिया कानून। इस पे और जमीन विवाद को हमने आज भी सिविल केस बना रखा है। अरे भैया, क्रिमिनल है ही नहीं, हो क्रिमिनल है ही नहीं है, मतलब सिविल केस का मतलब वो 20 साल गए, 20-30 साल गया। दूसरा, जमीन, हमारी जमीन पे आपने कब्जा कर लिया, आपने 40 से 50 साल उसको बोया जूता। अब मैं आपसे लड़ूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ूं, हाई कोर्ट लड़ूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ूं, 50 साल लड़ने के बाद मुझे जमीन अगर मुझे मिल भी गई, किस काम की? तो किस काम की? 50 साल तो आप जोते बोते रहे। सही बात। और आपको इसलिए कोई खौफ नहीं, आपको पता है अगर 50 साल बाद बहुत होगा, जमीन छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, तब तक इसमें से कमाओ, वकील को देते रहो, केस लड़ाते रहो। ड्रग से बात कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो ड्रग पैडलर जो है तो है ही हैं। मैंने देखा कुछ ऐसी सुनने में आई चीज़ें, अच्छे घरों के लड़के लड़कियां भी क्लब्स में ड्रग सप्लाई करते हैं। बिल्कुल फैक्ट।
ये मैंने सुना, मुझे भरोसा नहीं हुआ। बढ़िया अच्छे कपड़ों में लड़की जा रही है, उसको डाउट कोई नहीं करेगा, लेके गई 4 पुड़िया 10 पुड़िया किसी को दे दिया, पैसे ले रही हैं और अच्छा कमा रही हैं, ये मैंने सुना। देखिए, कई हीरोइन पकड़ी गई थी। हाँ, नहीं मैं ये कॉमन लोगों की बात बता रहा हूँ, हीरोइन तो चलिए बड़ा हो गया, मतलब सामान्य मिडिल क्लास घरों की लड़कियां और लड़के भी क्लब में जाके ड्रग्स देते हैं। अरे मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, यही नोएडा में ही एक बड़े कॉलेज में बुलंदशहर ने उन्होंने अपनी बेटी को MBA करने भेजा था। हाँ। और वो उसको उन्होंने ऐसा पता नहीं कैसे नेटवर्क बनाया कि वो लड़की पहले ड्रग एडिक्ट हो गई। हाँ। और लड़की ड्रग एडिक्ट हो गई, उसको पैसा मिलना घर से, जितना पैसा मिल रहा था उसमें काम नहीं हो रहा था। हाँ। तो उस लड़की को वो फ्री में देने लग गए, लेकिन उसी से बिचवाने लग गए। हाँ। तो उस लड़की ने सबको बेचना शुरू कर दिया, वो जेल में है। आप जरा उस माँ बाप पे सोचिए, बुलंदशहर का वो किसान परिवार था, उसको कुछ नहीं पता जिसने नोएडा भेजा था अपनी बेटी को कि मेरी बेटी MBA करेगी, और इकलौती बेटी थी वो, कि वो MBA करके निकलेगी, मैं शादी विवाह करके दामाद ढूंढूंगा। आज वो माँ बाप जेल से निकालने के लिए परेशान है, हमारे संपर्क में हो, बेल नहीं हो रही है। ये हालत है। इस ड्रग के कारण कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के चिराग बर्बाद हो गए, कितने के बिजनेस। और अब तो बड़े प्लांट वे में इसमें बिजनेस क्लास को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। जो व्यापारी वर्ग है, हाँ। चाहे वो जैन हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे मारवाड़ी हो या ब्राह्मण हो, जो भी है, जो बिजनेस क्लास का है ना, क्योंकि पता है कि भाई ठीक है, इसके पास एक या लड़का है या एक लड़की है, जो भी है, इसको ट्रैप कर लो। तो इसको अगर हमने नशेड़ी बना लिया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ड्रग के जरिए काम चल रहा है। और ये घटनाएं बाकी छोड़ो, मैं दिल्ली NCR का जानता हूँ, गुड़गांव का एक परिवार जानता हूँ। अच्छा। और बच्चे को नशेड़ी बना दिया, अब उल्टा उससे, अब मतलब उसी से पूरा उसका घर जो है, उसका धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी उसका ड्रेन करना शुरू कर दिया। नशा ऐसी चीज होती है कि आदमी पागल हो जाए। नशा ऐसी चीज है अश्विनी, आपको पता है, तुम गाड़ी तुम्हारा पहिया बेच लेगा खोल करके, स्टेपनी, आपका मोबाइल चुरा ले जाएगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। जैसे आपने कहा, मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अरे हरियाणा में एक अभी 15 दिन पहले अपनी माँ को मारा उसने, लड़के ने, इकलौता लड़का था। उसने पैसा, भाई इकलौता लड़का, हर माँ बाप चाहेगा उसका लड़के का नशा छूट जाए, नशा छूट जाए। बिल्कुल। और वो 1-2 दिन क्लेश चला होगा घर में, झगड़ा चला होगा, उसने मार दिया। अभी बिजनौर में एक आदमी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया। हाँ, खबर आई थी। हाँ, आई थी। ठीक है, मतलब अखबार भरे हुए, और आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहीं के अखबार भरे पड़े हुए। नशेड़ी अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, नशेड़ी अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है, नशेड़ी जो है अपने माँ का हत्या कर रहा है। एक और खबर आई, मेरे समझ से छत्तीसगढ़ से आई थी, उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। उसकी वाइफ लड़ रही थी नशा छोड़ो नशा छोड़ो, उसने बच्चों को ही मार दिया। ये चल रहा है भारत में। भारत का युवा बर्बाद हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई कंट्रोल करने का तरीका हो, या कंट्रोल होने नहीं दिया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, नशा मुक्त भारत के लिए कोई एक सिंगल योजना तो नहीं है। यहाँ कानून का खौफ होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए भारत में। एक तो सबसे पहले ज़रूरत है, अगर हम नशा रोकना चाहते तो हमें जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा। 20 हो क्या रहा है इसमें, ये नशे का कारोबार चल कैसे रहा है? गांजा बेच रहा था, जेल में गया, और उसको उसी सेल में बंद कर दिया जहां 4-6 और ड्रग स्मगलर बैठे हुए थे। दोस्ती हो गई, उसके बाद बेल पे आया, तो पहले केवल उसको गांजा बेचने का एक्सपीरियंस था, जेल में गया तो वो कोकीन, चरस, अफीम, 5-6 चीजों का और एक्सपीरियंस लेके लौटा। पंजाब में कई घटनाएं मैं जानता हूं जिनकी हाईकोर्ट से बेल इसलिए खारिज हो गई कि वो तो गया था ड्रग के चक्कर में, लौटा था और ज़्यादा ड्रग का कारोबार करना शुरू कर दिया। ये हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो जेल में कोई व्यक्ति बड़ा कारोबार तब करता है जब उसको लंबे समय तक करते रहने के बाद कुछ होता नहीं है। जैसे लोग 20 मर्डर करते हैं, 30 मर्डर करते हैं, अगर पहले मर्डर पे सजा हो जाए दूसरा मर्डर नहीं होगा। ऐसे ही जो ड्रग का कार्टेल चला रहे हैं, चाहे वो मछली परिवार है, चाहे मुंबई वाला जो जितने बैठे हुए हैं मुंबई में चला रहे हैं, या दिल्ली से कुछ चला रहे हैं, या पंजाब से चला रहे हैं, या कश्मीर से चला रहे हैं। अब तो NIA ने भी बोला कि भाई जो ड्रग का पूरा जो आ रहा है पैसा, इससे जो है टेररिस्ट की फंडिंग हो रही है। नार्को फंडिंग का शब्द ही वहीं से आया, टेरर फंडिंग, नार्को टेरर फंडिंग। अमित शाह ने उसको लेके बैठक भी की थी। हाँ, बैठक लास्ट ईयर बैठक भी किया था। तो नार्को जो टेरर फंडिंग चल रही है, इसका बड़ा कारण यही है, वो पहले अपराध में भारत का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि पुलिस के लिए उसको एस्टेब्लिश करने में नाको चने चबाने का। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेते हैं तो, आपको अगर कानून मंत्री बनाया जाए, आप अगर कानून मंत्री हो, तो आप सबसे पहले क्या 5 काम करेंगे? सबसे पहले मैं झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दूंगा।
झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये गंभीर अपराध घोषित कर दूंगा। मैं जस्टिस विद इन ईयर लागू करूंगा भारत में। विधि नहीं है, विधि नहीं, ठीक है। और बहुत आसान है, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये मुकदमा लंबा केवल चलता है झूठी गवाही के कारण। 100 झूठे गवाह के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम एक कानून बना दें कि झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, वो जो ड्रग स्मगलर, उसकी बीवी भी आके उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी, उसका भाई भी उसके पक्ष में गवाही नहीं देगा। अभी ड्रग स्मगलर क्या करते हैं, 50-50 हज़ार रुपए में 100 गवाह खड़ा कर देते हैं, और 100 गवाह खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जज का 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। गवाही पूरी होती नहीं है तब तक ट्रांसफर हो गया, और जब ट्रांसफर हो गया नया जज आया, फिर उसको समझाना शुरू किया, बोले साहब वो पिछला वाला जो गवाही हुई थी ना, जीरा हुई थी, ठीक से नहीं हुई थी, उसको जरा री गवाही करना। तो एक भारत में जुडिशियल चार्टर की जरूरत है कि ये ड्रग का मुकदमा आपको 6 महीने में सिंगापुर के तरीके निपटाना ही निपटाना है। इसमें कोई तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, कोई एडजमेंट नहीं होगा, आपको डे टू डे हियरिंग होगी और मामला खत्म होगा। अंडरटेकिंग, जिस दिन हम लोगों से अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें, हाँ मुझे पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, झूठ पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, कोई झूठी गवाही करेगा ही नहीं। अंडरटेकिंग तो अभी भी लेते हैं कि सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हाँ, हैं सही है, वो लेकिन उसमें सजा नहीं है। सजा नहीं है। हाँ। भारत में झूठ बोलने पे कौवा काटता है बस। हाँ, झूठ बोलने कहते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ। झूठ बोलने जो कान काटना शुरू कर दें, जब झूठ बोलने पे गला काटने का खतरा हो जाए, लोग झूठ बोलना, सब यहाँ झूठ छोड़ देंगे। पहली तो ये, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। दूसरा, भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है। जब तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं होगा, पूरे देश का पुलिस एक तरीके का बिहेवियर नहीं करेगा। आज की डेट में यूपी का पुलिस का बिहेवियर अलग है, केरल की पुलिस का बिहेवियर अलग है, जो सत्ता के हिसाब से पुलिस का बिहेवियर हो रहा है। हाँ। वो नहीं होना चाहिए। पुलिस का बिहेवियर जनता के लिए, उसको वेतन भत्ता जनता के काम के लिए मिलता है, अपराध रोकने के लिए मिलता है। XYZ किसी की सरकार हो, क्या फर्क? तो डर है ना सफेद पोस्ट का। सफेद पोस्ट का वो इसलिए डर है क्योंकि ये कानून चल रहा है 1861 वाला, 1861 वाला कानून चल रहा है। ये पुलिस कोड, हाँ, ये पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है। आज इस घटिया पुलिस एक्ट के कारण ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी करना मुश्किल हो गया। आदमी जो ईमानदार हो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिप्टी SP हैं, ACP हैं, थानेदार हैं, ईमानदार, वो ईमानदारी के कारण वो सजा भुगत रहे हैं। और हमने तो देखा है ACP शैलेंद्र सिंह का, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को पकड़ा था। क्या हुआ? मुख्तार अंसारी का तो कुछ नहीं हुआ, सही बात। उनकी तो नौकरी चली गई। वो क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। मैं सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करूंगा, पुलिस चार्टर लागू करूंगा। 1 घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, खत्म बात। दूसरा मैं करूंगा, यहाँ यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करूंगा। कोई भी जज के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई मुकदमा साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगा। 3-3 महीने पे तारीख नहीं पड़ेगी, 1-1 हफ्ते पे तारीख पड़ेगी। जो मुकदमा सोमवार को सुना जाएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा। जो मुकदमा मंगलवार को सुना जाएगा हर मंगलवार को सुना जाएगा। जो बुधवार को सुना जाएगा हर बुधवार को सुना जाएगा। ये फिक्स हो जाएगा। आपको हफ्ते में तारीख पड़ेगी, और जो भी 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी 15 तारीख करना, तारीख करके इसको खत्म ही करना है। तो कोई मुकदमा 1 साल ज़्यादा चल ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरा जरूरत यह है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चाहिए भारत में? जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, ये क्यों चाहिए? भारत में अगर वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हो जाए, भारत के बच्चे बचपन में ही चरक को पढ़ें, सुश्रुत को पढ़ें, वाग्भट पढ़ें, माधवकर पढ़ें, सारंगधर को पढ़ें, भारद्वाज को पढ़ें, महर्षि वशिष्ठ को पढ़ें, इतने हमारे ऋषि महर्षि उनको पढ़ें, भगवान राम को पढ़ें, भगवान कृष्ण को पढ़ें। प्राइमरी का एजुकेशन सिस्टम वो सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि वो अंदर से इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसको मतलब अट्रैक्ट भी करना, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, उसको सही गलत का फैसला हो जाए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत पीछे नहीं हो जाएगा? आप पढ़ाई एकदम निचले? अरे नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने जापान का पूरा सिलेबस देखा है, एकदम डिट्टो, ऐसे लगता है हमारा कॉपी पेस्ट मार के रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, गुरुकुल का। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था? हमारे यहाँ पहले 555 एजुकेशन सिस्टम था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। ये हमारा सिस्टम था। 5 साल के प्राइमरी में हम क्या पढ़ाते थे? केवल और केवल उसको एथिक्स, मोरालिटी, ये वो, हेल्थ, हाइजीन, योग, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, सूर्य नमस्कार, ये करना वो करना, जिससे वो शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो गया, चारित्रिक रूप से मजबूत हो गया। 5 साल के सेकेंडरी में 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आज की डेट में 6 किताब पढ़ने में कहते हैं बच्चे के ऊपर वो बोझ हो गया है, किताब उसकी भारी हो गई है। पहले 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और सारे काम के सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आज की जो हम पढ़ते हैं उसमें 95% तो बेकार पढ़ते हैं।
हमने आपने जो कुछ पढ़ा, मैथ में पढ़ा, हमारे जीवन में क्या काम? कोई नहीं। मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन आपकी है ही नहीं है, कुछ किसी काम की नहीं हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, A+B का होल स्क्वायर किस काम आया, X+Y का Z स्क्वायर क्या काम है? सबको इंजीनियर थोड़ी बनना है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम आई, पाइथागोरस हमारे किस काम आया? बात तो सही। जितने थ्योरम हमने पढ़ा किस काम आया? हमारे तो कोई काम नहीं आया, आपकी कोई काम नहीं, मेरे आपके किसी कोई काम नहीं सही है। बात। आपने जर्नलिज्म किया, आपके जो जर्नलिज्म बाद में आपने किया वही आपके काम आ रहा है, बाकी वो प्राइमरी सब बेकार हो गया, कुछ काम ही नहीं आया। पर जानकारी तो हुई नहीं, इससे अच्छा होता हम ऐसी की चीजें पढ़ते कि हम माता पिता ज्वाइंट फैमिली में रह सकते, भाई भाई प्रेम से रह सकते, भाई बहन प्रेम से रह सकते। आज परिवार टूट रहा है, सब कुछ टूटता जा रहा है, हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल कहते नहीं अलगाववाद के अलावा कुछ मिल कहाँ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ करना चाहूँगा, भारत के एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो जाए। और करप्शन, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो करप्शन है, सबसे बड़ी समस्या। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की 80% समस्याओं का दो ही रूट काज है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन जड़ है, करप्शन है जो एक छोटे से बवाली टाइप के आदमी को छांगुर जलालुद्दीन बना देता है। एक करप्शन है जो मछली, जो केवल मछली पकड़ता था, वो मछली फैमिली बन जाती है, 200 करोड़ की मालिक हो जाती है। ये करप्शन है जो बहुत सारे लोग जो मतलब साइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं और देखते देखते उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाती है। ये करप्शन है। वो करप्शन है जिसकी वजह से अच्छे लोग न पार्षद बन पा रहे हैं, न प्रधान बन पा रहे हैं, न सांसद बन पा रहे हैं, न विधायक बन पा रहे हैं। ये करप्शन है कि एक एक लोग पार्टी बना ले रहे हैं और देखते देखते 15 से 20 साल में 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं। अब देख लीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, मैं कहता हूं कि 99% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 2000 पॉलिटिकल पार्टियां, करप्शन खत्म करिए, मुश्किल से 5 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी। करप्शन सबसे बड़ा। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि भारत में 100 रुपए से नोट हमेशा के लिए बंद हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ अश्विनी जी कई बार कि हम अगर कुछ काम नहीं करते, 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। कई नेता ऐसे हैं, राजनेता इस देश में, जो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और आज भी 10 करोड़ की गाड़ी घूम रही है, साथ साथ काफिला चल रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ महीने की लाखों करोड़ों की फीस है विदेश में। ये सब कैसे होता है? ये मेरे मन में बड़ा सवाल आता है। यहाँ तो जेब से पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है, कहाँ से लाएं, कैसे खर्च करें, पैसा नहीं आ रहा। देखिए, ये करप्शन है जिसके कारण ड्रग स्मगलर भी सफ़ेद पोश बन गए हैं, गौ तस्कर भी सांसद विधायक बन रहे हैं, नशे के कारोबारी सांसद विधायक बन रहे हैं। ये करप्शन है जिसके कारण अलगाववादी, 2 अलगाववादी हो गए ना, आतंकवादी, जिहादी, मजहबी उन्माद फैलाने वाले, सब कुछ। अच्छा, ये फैलाता कौन है? वही लोग। तो ये अपने आप में एक साइकिल बन गई। चूंकि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद धंधा बन चुकी है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। वो प्रधान के चुनाव के पहले वो इस बाइक स्कूटर से घूम रहा था और जैसे प्रधान बना उसके बाद स्कॉर्पियो आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, बोलेरो तुरंत आ जाती है। तो ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है? करप्शन। ये करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक छोटा सवाल बस यहीं पे कर लेता हूँ कि जो आपने 5 चीज़ें बताई, आप कानून मंत्री बन गए तो अकेले कर पाएंगे? संभव है? मुझे लगता है कि जनता की डिमांड है, जनता चाहती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम जो बात कह रहे हैं ये सही है या गलत, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि मेरी बात को कितने लोग सुन रहे हैं और मेरी कितने लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, पूरे सैटरडे संडे में घूमता रहता हूँ। मेरे अकेले फेसबुक की रीच 100 मिलियन है महीने की। अच्छा, मैंने आपको दिखाया भी था। 100 मिलियन, 10 करोड़। फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बाकी मिला के लगभग 5 करोड़ है। तो 15 करोड़ लोग डायरेक्टली मुझे महीने में मेरे अकाउंट से सुनते हैं। अब ये आपका पॉडकास्ट है, आपको लोग अल्टीमेटली 40 लाख तो आप एक रील के लिए जोड़ लीजिए हमारे यहाँ। 40 आपकी रील 40 लाख चली है। 40 लाख चल गई है। 40 लाख। और उसमें सबसे बड़ी बात चलना ही नहीं है। जो आपने बातें बोली हैं उसमें 90% लोगों ने उसका समर्थन किया है। सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे, मैं कमेंट सब पढ़ता हूँ, जो उसका विरोध कर रहे हैं या उल जलूल सवाल कर रहे हैं। 90% लोगों का कहना है कि आप सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। साल में मैं 100 जिले घूमता हूँ मिनिमम। पिछले साल मैं 122 जिलों में गया था, उसके पिछले 115 जिले में गया था। अभी 2025 में, अभी हम लोग अगस्त में बैठे हुए हैं, हमारे 95 जिले हो चुके हैं अब तक, 95 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से लोगों को बातचीत करके जो मुझे मिलता है, वहाँ से सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ना। ये जितनी बातें आपके साथ कह रहा हूँ ना, जितनी बातें शेयर कर रहा हूँ, इसमें आधी बातें मैंने लोगों से सीखा है, लोगों से सुना है।
फिर अपना दिमाग लगा के उसको अप्लाई करके देखा कि यार हाँ फिल्टर किया कि ये बात कितना हद तक ठीक है, उसको क्रॉस चेक किया, वहाँ के पुलिस से चेक किया, वहाँ के और लोगों से चेक किया, वही बात मैं किसी एक व्यक्ति ने कहा था, मैंने 2 लोगों से और पूछा तो क्रॉस चेक किया, तो वो मुझे सीखने को भी मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर 15 करोड़ लोग मुझे सुन रहे हैं, लगभग 15 करोड़ दूसरे आपके माध्यम से और भी जो लोग पॉडकास्ट करते हैं उनके माध्यम से सुन रहे हैं, बिल्कुल, तो 30 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना समर्थन पर्याप्त होता है। और फिर आप कोई काम करिए तो आपके पीछे, और फिर आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, बिल्कुल दुनिया के सबसे ज्यादा ईमानदार है। मैं टेक्निकली और पॉलिटिकली समझना चाह रहा था कि पॉसिबल है वो, अगर कल को आप बन जाते हैं। अगर हम देखिए हम बात ये नहीं है, बात ये है हमारे पास रास्ता क्या है, यही एक रास्ता है हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे सर्वाइवल का विषय है, ये हमारी अस्मिता का विषय है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, बहुत विकास किया, खूब बावड़ी बनवाई, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, उस जमाने में विकास यही होता था। और इतने पॉपुलर थे कि उस समय सोने चांदी के सिक्के पे पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो हुआ करती थी। 15 साल के बाद खत्म हो गए, वहां से भाग गए, कोई आज की डेट में कोई जानता भी नहीं, तो गूगल करना पड़ता पंडित नंदराम टिक्कू कौन, नाम ही नहीं सुना होगा लोगों ने, नाम ही नहीं सुना होगा, नहीं सुना ठीक है। हाँ। जोगेंद्रनाथ मंडल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री, सॉरी, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री, जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री। बाबा साहब अम्बेडकर को सब जानते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल कितने लोग जानते हैं आप बताओ? नहीं जानते। कोई नहीं। राजा हरि सिंह और जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ हुआ क्या, वो भी एक लाइन बता दीजिए। हाँ, जोगेंद्रनाथ मंडल 6 महीने में इस्तीफा दे के भागे पाकिस्तान से, गए थे कानून मंत्री, और दुनिया में सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्रनाथ मंडल का, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसमें सारी स्वीकारोक्ति कि मेरी गलती थी पाकिस्तान आने। हाँ, 26 पेज का रेजिग्नेशन लेटर लिखा है। पहले वो सारी घटना लिख रहे हैं कि मैं चटगांव में गया हूँ, यहाँ 300 परिवार नंगे पड़े हैं, इनको मार दिया गया है, मैं ढाका पहुंचा हूँ, 200 घर जले पड़े हैं, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, सिंध पहुंचा हूँ, कराची पहुंचा हूँ। पहले पूरी घटना बताते हैं और फिर कहते हैं मैंने जीवन में सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो मैं इस अपने सत्ता के लिए, केवल मंत्री बनने के लिए और सांसद बनने के लिए यहाँ आया, और गुमनामी में फिर वो वहाँ से इस्तीफा दे के भागते हैं। बंगाल में आके कहाँ रहते हैं किसी को पता ही नहीं चला, और वापस आके गुमनामी में जिंदगी जी के खत्म हो जाते हैं। आज की डेट में उनके लिए गूगल करना पड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर हर जगह मूर्ति लगी हुई है। जो अपने महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब 2 टुकड़ा बना। जब पंजाब का विभाजन हुआ तो ईस्ट पंजाब हमारे हिस्से आया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान हुआ। तो जो पंजाब में जनसंख्या थी वो तो यूनिफॉर्म थी, जैसे इधर 80% 85% हिंदू थे, ऐसे उधर वाले में भी थे, उधर वाला पंजाब बन गया। तो जब विभाजन हुआ तो उस समय भी नहीं सोचा होगा कि जो पंजाब पाकिस्तान बन रहा है, यहाँ के तो हिंदू जैन बहुत सिख खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए। महाराजा हरि सिंह कश्मीर के, उन्होंने भी नहीं सोचा था भारत की कश्मीर को 2 टुकड़े हो जाएंगे, हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ नरसंहार होगा और बहन बेटियों को आरे से काटा जाएगा, हुआ। राजा शशांक बंगाल के राजा थे, बड़े पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे जी, और ब्राह्मण थे वो भी, पंडित नंदराम टिक्कू की तरीके वो भी ब्राह्मण। अच्छा। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, वो 2 टुकड़े हुए। और जब बंगाल के 2 टुकड़े हुए तो जो बंगाल पाकिस्तान में गया, ईस्ट बंगाल, वहां के बंगालियों ने नहीं सोचा होगा हिंदुओं ने कि यार हमें तो यहाँ खत्म होना पड़ेगा, लेकिन खत्म हो गए। आज की डेट में भाई वेस्ट बंगाल में 70% हिंदू है ना, तो उतने कम से कम ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में भी होने चाहिए थे, वो कहाँ है, खत्म हो गए। आज की डेट में उनकी सिचुएशन क्या है? हमारे राजा राज चोल ने कभी नहीं सोचा होगा कि यार जिस मल्लद्वीप में राज कर रहा हूँ ये तो कुछ दिन के बाद मालदीव बन जाएगा, मालदीव बन गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको आगे 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या होगा हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आपके टॉपिक पे आती है, जो हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएगी, बेटियों में बाझपन आ जाएगा, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कभी भी बोलते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है। तो एक मुद्दा और बहुत बड़ा है, बातचीत में आपने कई बार बोला भी, जैसे हर जगह हिंदू खत्म हो गए, दूसरे देशों में हमारा देश कहीं बट गया। दूसरा एक मुद्दा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण पर मैं एक सवाल करूँगा, एक मेरे दिमाग में और छोटा सवाल आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। जैसे लव जिहाद की बात होती है अश्विनी जी,
थूक जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, इस देश में राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। दूसरी पार्टियां जिनका भला होता है उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जिनका नहीं होता अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं। आप ड्रग्स जिहाद की बात कर रहे हैं, इस पर सब खामोश हैं, क्या ये पता नहीं है या जानबूझकर खामोशी है इसकी? मैं इतना कह सकता हूं, अगले पॉडकास्ट में हम बैठेंगे तो ड्रग्स जिहाद जनता का मुद्दा बन चुका होगा। आइए, ड्रग्स जिहाद वर्ड सब इसको मानना शुरू करेंगे। मैं पहले कहता था वोट जिहाद होता तो लोग नहीं मानते थे। महाराष्ट्र के चुनाव में फडणवीस जी ने बोलना शुरू किया वोट जिहाद हो रहा, उन्होंने शब्द यूज कर दिया था। जी सही किया ना। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर भारत में ड्रग्स जिहाद बहुत फेमिलियर वर्ड हो जाएगा, फिर ये नया वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आशा करता हूं कि पुलिस भी कई जगह, मैंने देखा कमिश्नर भी कई जगह, अब वो उसको इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो कि ड्रग बेचने वाले कौन है और ड्रग खरीदने वाले कौन है। इसकी एनालिसिस धीरे धीरे शुरू हो गई है और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा। तो अब धर्मांतरण पे आते हैं। जो धर्मांतरण हो रहा है, पहला केस भोपाल का ही हम आते हैं, उसका कोई प्रूफ है? क्योंकि पुलिस ने कहीं ये दर्ज नहीं किया मामला भोपाल वाले मछली परिवार वाले केस में कि ये धर्मांतरण का मुद्दा है। उसने ड्रग्स तक का किया, बलात्कार का किया, लेकिन धर्मांतरण वाला मुद्दा जो है वो कहीं उसमें लिखित में नहीं आया। मैं भोपाल गया था जी, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिला। मेरा कार्यक्रम था बरकतुल यूनिवर्सिटी में, बताया आपने। नाम नहीं बताना चाहूँगा। उस कार्यक्रम के पहले मैं 1 घंटे मेरी बैठक हुई। पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है लफ्ज़ जिहाद को इस्टेब्लिश करने में, वो है घटिया कानून और वो हमारी न्यायिक व्यवस्था। अच्छा, हाँ, वहां पे 53 लड़कियों को उसने ट्रैप किया था, 53 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। बताइए, मोबाइल में 53 लड़कियों की फोटो वीडियो, ठीक है। कोई लड़की आने के लिए तैयार नहीं एफआईआर करने के लिए। क्यों? क्योंकि लड़कियां वो 20 साल, 21 साल, 22 साल की हैं। हर माता पिता को पता है कि भारत का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। हर माता पिता को पता है कि कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। लड़की 21-22 साल की हो चुकी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, माता पिता को पता चल चुका है, उसके मामा मौसा को भी पता चल चुका है, गांव में भी पता चल चुका है। अब उस माँ बाप के लिए है कि कैसे भी करके ये हमारी वीडियो डिलीट हो जाए और मैं इसकी शादी कहीं और कर दूं। उनकी प्रायोरिटी केस करना है ही नहीं। तो मुझे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 95% केस में जो विक्टिम है, वो चाहे लड़की है उसके माँ बाप, उनकी एक ही अप्रोच होती है कि मेरा वीडियो डिलीट करा दो बस, हमें एफआईआर नहीं करना। क्यों नहीं एफआईआर करना? क्योंकि जी एफआईआर करूंगा फिर आप जांच करने आओगे, रोज हमारे घर पे आओगे। अभी हमारे घर में 1-2 लोग जानते हैं, पूरा मोहल्ले को पता चल जाएगा, सामाजिक। ठीक है। तीसरी बात, मैं गवाह कहां से लाऊं? क्योंकि बिना गवाह के तो जांच पूरी होगी नहीं। और चलो मैं पुलिस के सामने जांच बैठा भी दूंगा, वो कुछ गवाह ला भी दूंगा, भाई उसकी सहेली जो गई, उस सहेली मिलवाई, ये वो। लेकिन ड्रग स्मगलर तो उन गवाहों को खरीद लेंगे, तब मैं क्या करूंगा? ये जो बिल्कुल लफ्ज़ जिहाद वाले हैं, इनकी जो फंडिंग आ रही है, भाई छांगुर जलालुद्दीन ने रेट रखा था ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी का रेट 15 लाख रुपए और यादव पटेल कुर्मी ओबीसी परिवार का 10 लाख रुपए और दलित परिवार हरिजन पासवान सरोज का 5 लाख रुपए। अगर वो इतना केवल लफ्ज़ जिहाद के रेट पे खर्च कर सकता है तो थानेदार को और एसीपी को और डिप्टी एसपी को नहीं खरीद लेगा क्या? और इतने दिन से छांगुर जलालुद्दीन काम कर रहा था, पकड़ा तभी योगी जी की समझ गया ना, इसके पहले तो नहीं पकड़ा गया। हो सकता है कि अभी नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है अगले चुनाव में वो सांसद विधायक भी बन जाता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कड़वी सच्चाई है, छांगुर जलालुद्दीन बहुत सारे ड्रग स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर, हथियारों का दलाली करने वाले पार्टियों का टिकट ले लेके सांसद विधायक बन रहे हैं। ये भी कड़वी सच्चाई बात है। अलग बात है कि आम जनता उसको समझ नहीं पाती। ये कड़वी सच्चाई नहीं समझ पाती। जानती है तो बोलती भी नहीं, जानती है तो बोलती नहीं, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये भी कड़वी सच्चाई है। तो क्या इसमें अश्विनी जी पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं सुओ मोटो लेकर के जो करने का? उसी को बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो पुलिस, अब वहां पे भोपाल में एक लड़की को 3 दिन उसके माता पिता की काउंसलिंग की गई, फिर उसने एफआईआर दर्ज करवाया, एफआईआर हो गई। चलो पुलिस जांच भी कर देगी, पुलिस का अप्रोच अच्छा है, सरकार अच्छी है, करके कर दिया। लेकिन मामला तो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जुडिशियल सिस्टम कह रहा है कि वो वीडियो काम नहीं आएगा। कोर्ट में जुडिशियल सिस्टम ये कह रहा है कि गवाहों के बयान होंगे।
कन्हैया लाल को मारने वाले ने वीडियो बनाया ना, और वीडियो है ना, लेकिन सजा हुई क्या? नहीं, 3 साल तो हो चुका है। अभी एनआईए को गवाह चाहिए, वो वीडियो नहीं काम आएगा। ये हमारा घटिया कानून है, ये हमारा घटिया जुडिशियल सिस्टम है। वीडियो को वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, यही तो आपको कह रहा हूं। तो उस लव जिहाद के केस में वो जो मोबाइल की क्लिप है वो कोई एविडेंस नहीं है। लव जिहाद जिसके साथ हुआ बेटी के साथ, वो खुलेआम थोड़ी लव जिहाद हुआ है, छुप छुप के मिलते हैं, छुप छुप की बात होती है ना। वो कोई मोबाइल चैटिंग और मोबाइल का वो कोई एविडेंस नहीं है, बाकी कोई एविडेंस होता नहीं है। पुलिस अगर एफआईआर कर भी ले तो मुकदमा चलेगा 20 साल, और उसकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल पूछ के कि तुम्हें पहली बार कहाँ छुआ, तो तुम्हें फिर ऐसे किया क्या, तो तुम्हें किस किया क्या, तो कितनी बार किस किया क्या, तो तुम्हें पहले कहाँ हाथ लगाया, सब कुछ पूछा जाएगा ना। ऐसे सवाल होते हैं फिल्मों में, होते हैं, हाँ होते हैं ऐसे सवाल कोर्ट में होते हैं। मैं क्या तो रहा हूँ, वो वकील के पास जो मन करे पूछ ले, उसको पैसा मिला है ना, 5 लाख पैसा मिला, वो चाहेगा कि ना आए वो। नहीं तो किसी महिला की मोडेस्टी का कोई सवाल नहीं होता कोर्ट में, उससे क्या क्या सवाल आप नहीं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे जी। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये पूरा केस ही गड़बड़ है भाई। जो डिफेंस लायर तो वो तो स्टेब्लिश करना चाहेगा ना। ऐसे पहले में 2-4 सवाल पूछ लेगा कि अगली बार वो लड़की के माँ बाप भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, भाग जाएंगे। इस देश में मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, सड़ा हुआ है। इससे घटिया जुडिशियल सिस्टम हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में यासीन मलिक ने 4 आतंकवादियों को मारा, टीवी पे एडमिट किया। हो सकता है उस समय आप लोग उसी चैनल में रहे होंगे, ठीक है, मेरे समझ से आप लोग उस चैनल में रहे होंगे, ठीक थे। वो वीडियो है ना, यासीन मलिक का एडमिट किया हुआ वीडियो है, दुनिया देख रही है। यासीन मलिक तो बैठ के वो बिरयानी खा रहा है, सजा हुई क्या? एक हैदराबाद वाला, उसका वीडियो तो पूरा सबके सामने है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा। कुछ हुआ क्या? वो तो विधानसभा में बैठा हुआ है, हो सकता है अगली बार मुख्यमंत्री बन जाए। कन्हैया लाल, कुछ हुआ क्या? वीडियो तो है। कमलेश तिवारी, वीडियो तो है, क्या कर लोगे आप? ये सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो लव जिहाद के केस में इसलिए 90% केस तो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब जो तथाकथित लोग हैं बोले जी एनसीआरबी के डाटा में तो लव जिहाद का कोई केस ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कानून में लव जिहाद के नाम से कोई धारा बनाई नहीं। अच्छा, हमने क्या बनाया? बलात्कार की धारा है, छेड़छाड़ की धारा है, लेकिन लव जिहाद की कोई धारा नहीं है। तो एनसीआरबी उसको नोट ही नहीं करेगा। नोट ही नहीं करेगा तो फिर लव जिहाद का आंकड़ा कहां से आएगा? या तो SC ST केस का आंकड़ा आएगा, या पॉक्सो का केस का आंकड़ा आएगा। लव जिहाद का केस का आंकड़ा कैसे आएगा? इस नाम का हमने कोई कानून बनाया नहीं। एक बड़ी दिक्कत यह है, जहां तक धर्मांतरण की है, छांगुर जलालुद्दीन के जो अभी तक मेरी जानकारी में आया, 600 जिलों में 5000 गुर्गे हैं उसके पास। अच्छा, 200 जिलों में तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 200 जिलों में टारगेट पूरा हो चुका। 800 जिलों में से 600 जिले, 600 जिलों में 5000 गुर्गे, मतलब एक जिले में 85 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 10, 8-10, यानी हर कॉलेज के पास छांगुर जलालुद्दीन के 8 से 10 गुर्गे। क्या काम है? उनको बाइक मिली है, बढ़िया बाइक है, बढ़िया चश्मा है, बढ़िया घड़ी है, जीन्स है, टी-शर्ट है, और कॉलेज का चक्कर लगाना है, लड़कियों को पटाना है। क्यों पटाना है? क्योंकि वो अच्छा बिजनेस है। ब्राह्मण की लड़की पट गई तो 15 लाख मिल जाएगा, ओबीसी की मिल गई तो 10 लाख मिल जाएगा। भाई वैसे आदमी नौकरी करेगा, साल भर में कितना कमा लेगा? मतलब 50,000 की नौकरी करेगा, जो एवरेज नौकरी मिलती है। 50,000 की नौकरी साल भर में कितना कमाएगा? 50,000 भी नहीं मिल रही है, ये भी तो 6 लाख मिलेगा, उसमें टैक्स कटवा लेगा, ठीक है, और खर्चे हो जाएंगे। एवरेज जो ठीक ठाक, मतलब ज्यादातर नौकरी लोग दिल्ली NCR मुंबई कर रहे हो 50,000 रुपए, 50-60,000 रुपए, 50-60, साल का कितना? 6 लाख, 72-7 लाख, 6 लाख, 6 लाख रुपए, और उसमें भी टैक्स भी है। यहाँ तो उसको दलित परिवार की बेटी पटाने में टैक्स फ्री 6 लाख, 5 लाख मिल रहा है। अगर वो यादव पटेल की मिल गई तो उसके 10 लाख हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मिल गई, सिख की मिल गई, जैन की मिल गई तो उसके 15 लाख हो गए। तो साल भर में एक लड़की पटा ले, उसका काम तो हो गया ना। और गाड़ी उसको मिली है, चश्मा मिला हुआ है, सब कुछ तो मिला हुआ है। अच्छा, उसको कैसे फंडिंग आ रही है? छांगुर की फंडिंग, छांगुर के 40 NGO है। फंडिंग कैसे आ रही है? एक अंदर से हवाला के जरिए आ रही है, एक बाहर से FCRA के जरिए आ रही है। FCRA कानून किसने बनाया था? कांग्रेस ने। सरकार ने तो बहुत पाबंदी लगाई ना, 1700 NGO बंद किए। जैसे इस घर में 50 छेद हो ना, तो आप उसमें टैपिंग कर करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। किसी पहिए में 40 पंचर हो जाए ना, तो उसमें पंचर नहीं बनाना चाहिए, उस पहिए को टायर बदल देना चाहिए, पंचर टायर खत्म कर देना चाहिए, दूसरा लगाना चाहिए।
भारत को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने जितने अंग्रेजों ने कानून बनाए सब देश को बर्बाद करने के लिए बनाया था। हाँ, उनका कोई मोह थोड़ी था इस देश से, कोई ऐसे ही कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए भारत को बर्बाद करने के लिए। जैसे भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में कानून बनाया, ड्रग एक्ट। भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया। जिन्ना वाले वक्फ एक्ट से 50,000 एकड़ जमीन हुई थी वक्फ बोर्ड की, और कांग्रेस वाले से 40 लाख एकड़ जमीन हो गई। ठीक है, हमारे मठ मंदिरों को हम वापस न ले पाए, इसलिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। भारत में अपीजमेंट को बढ़ाने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 2010 में जो घटिया कानून बनाया FCRA, जिसको कांग्रेस ने, जिसकी वर्तमान सरकार ने काफी चेंज भी किया है, काफी एनजीओ के लगभग 4-5 लाख एनजीओ के लाइसेंस भी रद्द किए हैं। बहुत रद्द किए हैं बीच में। ठीक है, लेकिन 25 लाख एनजीओ हैं, और FCRA का कानून बना ही था केवल अलगाववादियों को फंडिंग, माओवादियों को फंडिंग, नक्सलियों को फंडिंग, जिहादियों को फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, लब जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, घुसपैठ की फंडिंग। छांगुर जलालुद्दीन के बारे में केवल वो लब जिहाद की फंडिंग नहीं करता, छांगुर जलालुद्दीन लब जिहाद की फंडिंग करता, धर्मांतरण की फंडिंग करता, घुसपैठियों को 2-2 लाख रुपए देता है सेटल करने के लिए कि तुम सेटल हो जाओ, अपना झुग्गी फुग्गी बना के अपना काम धाम शुरू कर लो। घुसपैठियों की फंडिंग करता है। और छांगुर जलालुद्दीन जनसंख्या की फंडिंग करता है, बच्चे पैदा करने की। अच्छा, कि 5 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हो पर बच्चा 2-2 लाख, 6 बच्चा हुआ तो 2 लाख, 7वां बच्चा हुआ फिर 2 लाख, और 8वां बच्चा हुआ फिर 2 लाख और। अरे इसके प्रूफ है या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? प्रूफ तो तब हो ना, प्रूफ किस चीज का होता है? प्रूफ उस चीज का होता है जिस पे कानून होता है। जैसे लब जिहाद पे कानून नहीं है। आपके बोलने का आधार क्या है? मेरे बोलने का अधिकार है हर सैटरडे संडे को पूरे देश में घूमना। मेरे बोलने का जो जानकारी आ रही है, जो जानकारी है, मेरे बोलने का अधिकार ये है कि शायद भारत में, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा शायद इस समय कोई भ्रमण करता होगा। हर शनिवार रविवार आप जानते ही हैं कि मैं बाहर ही रहता हूँ। हर 2 दिन में 3 से 4, मतलब साल भर में 100 से ज़्यादा मैं जिले में जाता हूँ। जी। वहाँ जो लोकल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो ना अखबारों में छप रही है। जैसे सीधी छोटा सा जिला है, सतना छोटा सा जिला, ठीक है, आपका उधर शाजापुर है, आपका देवास है, आपका खंडवा है, आपका बुरहानपुर है। ये जो छोटे छोटे जिले हैं, वहाँ जो हो रहा है, मैं पिछले साल मुझे उसको निवाड़ बोलते हैं, निवाड़ एरिया बोलते हैं, मालवा और निवाड़, वहाँ के लोगों ने बताया, बोले भैया यहाँ बहुत लब जिहाद हो रहा है, बहुत लब जिहाद हो रहा है। लड़कियों को पटा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, 10वीं 12वीं के लड़कियों को पटा लेते हैं। अभी खबर आई 1 साल के बाद कि भारत में सबसे ज्यादा लब जिहाद का केंद्र मालवा और निवाड़ है। और क्यों है? क्योंकि बुरहानपुर सिमी जो अब PFI बन चुकी है, उसका मेन गढ़ है। ये कड़वी सच्चाई है। ये जो प्लान्ड वे में हो रहा है, शायद इसको हम समझ ही नहीं पा रहे। जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया, वो गलती अभी तक दोहराई जा रही है। जैसे राजा रणजीत सिंह जी हो, या राजा हरि सिंह जी हो, या राजा शशांक हो, वो अच्छे शासक थे, बस उनको एक ही गलतफहमी थी कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। हाँ, ये गलतफहमी तो थी। ये तो थी। राजा हरि सिंह हो, राजा पंडित नंदराम टिक्कू हो, राजा शशांक हो, राजा रणजीत सिंह, उनको एक ही गलतफहमी थी, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। सेकुलरिज्म का कीड़ा था बेसिकली। अच्छा, ये हुआ क्या? न वेद पुराण पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा, और बराबर मान लिया और कह लिया सारा एक समान है। न गुरुकुल में जाके पढ़ा, न मदरसे में जाके पढ़ा, और कह दिया गुरुकुल मदरसा एक समान है। पूरी हस्ती मिट रही है। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल से हस्ती बस्ती मिट गई। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया, हस्ती बस्ती मिट गई। मल्लदीप मालदीप बन गया, हस्ती बस्ती मिट गई। ठीक है, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल पहले था, हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट गई। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई, और 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हस्ती बस्ती मिट गई। फिर भी जब भी कवि सम्मेलन होता है, और उसमें से कवि जो इसको 2-3 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख मिलता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, उसके बाद जोरदार लोग ताली बजाते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ पे लोग ताली बजा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? सामने 2-4 सांसद विधायक भी बैठे रहते हैं, वो भी ताली बजाते रहते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, मतलब इस देश में कैसे वो, मैं तो कई लोग नेताओं को देखा कि अजान होती रहती है तो चुप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अजान में क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत की होगी नहीं है। अब सामने का हिंदू नेता जो रैली कर रहा है, अगर वो चुप हो जा रहा है, तो हम कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है।
अगर आप रैली कर रहे हो, आपका भाषण चल रहा है और अजान की आवाज़ सुनते ही आप खड़े होकर शांत हो गए, मुझे समझ में किसको खुश कर रहे हो? विरोध करने के बजाय आप शांत होकर उसका खुश, मतलब किसको खुश करना चाह रहे हो? ये तो उस धर्म का सम्मान है ना। नहीं, सम्मान कैसे? वो तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। ये तो उसका कहना है। आप और आप सुन रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो। मैं कुछ कहूं, अभी मैं कुछ कह रहा हूं तो आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो ना, और अगर मैं कुछ कह रहा हूं आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या आप हमसे सहमत हो? मौन सहमति। मौन सहमति है, मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु है महेश पूजा योग्य नहीं है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, हनुमान गणेश वेंकटेश पूजा योग्य नहीं है, महावीर जी पूजा योग्य नहीं है, आपके गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, आपके 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है, फिर तो सब बेकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो चल रहा है ना हमारे देश में, पाखंड। अच्छा, आप इसको पाखंड बोल रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, पाखंड है। अगर आप सच को सच नहीं कह रहे हैं तो आप बहुत बड़े पाखंडी हैं। अगर आपने वेद पुराण नहीं पढ़ा, बाइबल कुरान भी नहीं पढ़ा, फिर भी कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, आपको किसी रिलीजन के थॉट प्रोसेस को पता ही नहीं है, आपने कभी गूगल करके भी नहीं पढ़ा कि 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म क्या है, 10 पिलर्स ऑफ सनातन क्या है, और 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम क्या है, पढ़ा कुछ नहीं। उसके बाद भी करे सब एक समान है। अरे भाई, सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, जुगनू और मच्छर अलग अलग होते हैं। अब आप कह रहे हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जुगनू मच्छर एक समान है। बबूल भी पेड़ है और आम भी पेड़ है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। एक में खाद पानी दोगे तो आपको मीठा मीठा आम मिलेगा, एक को खाद पानी दोगे तो उसमें मोटा मोटा कांटा मिलेगा। आप कह रहे हो नहीं, संविधान में देश में एक विधान है तो इसलिए जितना खाद पानी आम को देना उतना ही खाद पानी बबूल को देना। आपने कहा कि अजान शुरू हुई, कोई चुप हो गया तो वो उसको मौन समर्थन दे रहा है। अगर हनुमान चालीसा चल रहा हो, कोई कन्वर्टेड हिंदू अगर उसमें शामिल हो गया तो क्या वो समर्थन कर रहा है? करना ही चाहिए, हनुमान चालीसा समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में सर्वमंगल मांगल्य की कल्पना है, हनुमान चालीसा में सर्वे भवन सुखिनः की कल्पना है, हनुमान चालीसा में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है, हनुमान चालीसा में सबका साथ सबका विकास की कल्पना है। हनुमान चालीसा किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। हनुमान चालीसा किसी को ये नहीं कहता कि नहीं जो हनुमान जी को पूजा करेगा वो तो ठीक है, वो तो स्वर्ग जाएगा, जो हनुमान जी को नहीं मानेगा वो नर्क जाएगा। हनुमान चालीसा कुछ नहीं कहता, इसलिए हनुमान चालीसा का तो समर्थन करना ही चाहिए। वेद पुराण को आगे इसलिए तो बढ़ाना आवश्यक है। भारत का संविधान, एक्चुअली संविधान के बारे में एक बहुत बड़ी गलत धारणा हो गई, जो आर्टिकल 25 का मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। भारत का संविधान पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमारे नेताओं और बुद्धिजीवियों और जो भी है क्या कहूँ, उन्होंने रिलीजन को धर्म और धर्म को रिलीजन समझ लिया। बिल्कुल, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। ये फर्क नहीं जानते, एक बार थोड़ा बता दीजिए आप। मेरी PIL चल रही है, मैं सबसे आग्रह करूंगा, गूगल भी कर सकते हैं, धर्म और रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, सरकार को नोटिस हुआ है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। रिलीजन में 1 गॉड 1 बुक का कॉन्सेप्ट है, धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, धर्म आपको सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, आपको हर तरीके की स्वतंत्रता देता है। रिलीजन आपकी सारी स्वतंत्रता को छीनता, आपको गुलाम बनाता है। तो धर्म और रिलीजन में पहला अंतर, एक आपको स्वतंत्रता देता है, एक आपको गुलाम, एक आपको आज़ादी देता है, एक आपको गुलाम बनाता है, मानसिक रूप से गुलाम। तर्क नहीं करना, सोचना नहीं, इसके ऊपर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप मत करना, इस पर तर्क नहीं करना। वहीं धर्म में हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। पंडित मंडन मिश्रा शंकराचार्य शास्त्रार्थ कर रहे हैं, काशी में तो आपस में करते, आपस में क्या बोलते हैं, काशी में तो काशी विद्युत परिषद में आए दिन अभी भी चलता है, शास्त्रार्थ की परंपरा है। रिलीजन में शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं है, तो मतलब अगर आपने कुछ तर्क कर दिया तो आपका गला भी काटा जा सकता है। ये अंतर है धर्म और रिलीजन का। धर्म अल्टीमेटली वो कहता है पूरा पृथ्वी एक परिवार है। रिलीजन कहता है जो हमको मानेगा, हमारी किताब पढ़ेगा, हमारे वाले गॉड को मानेगा, वो फैमिली है। रिलीजन कहता है हमारा जो हमारे सेक्ट को माने, हमारे रिलीजन में आ जाए, उसकी जय हो, लेकिन जो हमारी बात ना माने उसका नाश हो। रिलीजन कौन कौन सा है और धर्म कौन सा है? धर्म केवल सनातन धर्म है, धर्म केवल सनातन धर्म है, बाकी सारे रिलीजन है। लेकिन इस रिलीजन में भी 2 कैटेगरी के रिलीजन है। तो हिंदू भी तो रिलीजन है, नहीं है? जो भारत में रिलीजन शुरू हुए, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये टोटली जो बाहर वाले रिलीजन उनसे बिल्कुल अलग है। आप 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म करिए तो क्या आएगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
आप 5 टेनेट्स आप बुद्धिज्म करिए, लगभग वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये अब ये 5 टेनेट्स आप जो जैनिज्म है ये कहाँ से निकला? अष्टांग योग से। 5 टेनेट्स आप बुद्धिज्म कहाँ से निकला? अष्टांग योग से, राइट। आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, उसमें वो जो 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म है वो भी कहाँ से निकला? अष्टांग योग से। हमारा सनातन धर्म अष्टांग योग की बात करता है। हमारा सनातन धर्म करता है कि तुम कुछ भी मानो न मानो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कुछ करो चाहे करो, अष्टांग योग का पालन करो, इससे जो है तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और रिलीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस वाले रिलीजन में क्या आता है? उसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें तो एक प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट है। धर्म रिलीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है कि धर्म आपको कुछ देने का वादा नहीं करता। अच्छा। सनातन धर्म सारा इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, 5 आँख कान नाक सब पे नियंत्रण रखो, सत्य हिंसा का पालन करो, यम नियम का पालन करो, धारणा करो, ध्यान करो, ये करो, तो क्या होगा जी? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो आज की डेट में कोट वोट मिल रही है, बढ़िया जैकेट वैकेट मिल रही है, ये सब भी खत्म, तब खत्म हो गया, खत्म हो। दोबारा पैदा नहीं हो गए तो मकाई के लिए कुछ मिलेगा? खत्म। जो इस जमाने में वैगनार है तो वैगनारी है, मर्सिडीज की आशा मत करो। रिलीजन में पूरा पैकेज है। अच्छा। इस जन्म में तुम भले भिखारी हो, इस जन्म में तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, इस जन्म में तुम चाहे जमीन पे लेटते हो लेकिन उधर बढ़िया वाला गद्दा है, फूल वाला गद्दा है। इस जन्म में तुम भूखे मर रहे हो तो क्या हुआ? उधर बढ़िया केसर वाली शराब है। इस जन्म में तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, शादी हुई है नहीं हुई, बीबी काली कलूटी कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर जो है बहुत अच्छी 72 हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। ठीक है। ये सबसे अंतर धर्म और रिलीजन का। और हमारे संविधान की शपथ लेने वाले ये माननीय सांसद, विधायक और जज जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। कुछ ऐसे हैं जिनको पता है तो बोलना नहीं चाहते कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। इसलिए मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए। ये धार्मिक स्वतंत्रता तो पूर्ण देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें 3 बैरियर लगा हुआ है आर्टिकल 25 में। अच्छा। सब्जेक्ट टू ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ और सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। अच्छा। दूसरों को कोई दिक्कत आ जाए। मजहब को फॉलो करते समय आप कोई ऐसा नहीं काम करेंगे जिससे हेल्थ खराब हो, एयर पोल्यूशन हो बढ़े, वाटर पोल्यूशन बढ़े, नॉइज पोल्यूशन बढ़े, लैंड पोल्यूशन बढ़े, किसी की जिंदगी जाए, इंसान हो या जानवर हो, किसी का जीवन खतरे में पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और तीसरा जो राइडर दिया है आर्टिकल 25 में वो है मोरालिटी। आपके मजहब को फॉलो करते समय आप सदाचार करेंगे, कदाचार नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 25 रीतियों की आज़ादी देता है, कुरीतियों की नहीं। विचार को नहीं देता। आर्टिकल 25 प्रथा की आज़ादी देता है, कुप्रथा की नहीं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन कदाचार हो गया। झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उधर जन्नत मिल जाएगी, फला मिल जाएगा, हेवन मिल जाएगा, ये आर्टिकल 25 इसकी इजाजत नहीं देता। सड़कों पे जो तलवार लहराते हैं वो भी मना होगा। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लिखा 3 शब्द लिखे हैं, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। क्या आप ये तीनों काम नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन अभिषेक का सवाल ये है कि जो हम नवरात्रि पर या किसी दशहरे पर जो नहीं, ताजिया पर भी दोनों लोग तलवार लहराते हैं, तो वो भी तो दोनों के लिए मना होगा ना। वो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। हम साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने घर में गदा रख सकें। आप हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आप गदा लेके चल सकें। उस गदा से किसी का सर नहीं फोड़ना है, लेकिन चूंकि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप गदा लेके चल सकते हैं। शंकर जी की पूजा करते हैं तो आप त्रिशूल लेके चल सकते हैं। वहाँ त्रिशूल किसी को घुसेड़ना नहीं है। आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप शोभा यात्रा निकालते समय आप सुदर्शन चक्र लेके चल सकते हैं, जो उनके शस्त्र भाला था उनका, उसको लेके चल सकते हैं। अगर आप भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो आप फरसा लेके चल सकते हैं शोभा यात्रा के समय। हाँ, फरसे से किसी का गला नहीं काटना। ये हुआ साकार ब्रह्म, ठीक है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो कैसे करेंगे? उनके पास तो कुछ ऐसा सिंबल नहीं है। जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, मैं आर्टिकल संविधान का, लेकिन यार तर्क बहुत अच्छा है। आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। कोई सिंबलिज्म नहीं उनके पास। हाँ, अंग्रेजों ने एक बड़ी, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो अंग्रेजों ने खेल किया। भगवान गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, ठीक है, वज्र जैसा कुल्हाड़ी, जिसको गांव में हम लोग लकड़ी उकड़ी काटने को। हाँ,
अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से यहाँ पे जब देखा कि ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, वो शुरू किया गया ना, एक गांव में एक गणेश पंडाल लगेगा। हाँ। तो वो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो गणेश जी की मूर्ति बनाते थे उनको बुला के बोला इसमें कुल्हाड़ी नहीं होना चाहिए। उनको बड़ा डर लगता था अंग्रेजों को। आज भी आप देखना भारत के 90% गणेश के पंडाल में गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं होती है, नहीं होती। एक हाथ में मोदक रहेगा, एक हाथ में आशीर्वाद रहेगा, एक हाथ में फूल रहेगा, सब कुछ रहेगा, कुल्हाड़ी नहीं होगी। वो प्रथा बन गई ना, वो प्रथा बन गई। अब क्यों निकाला? क्योंकि पहले जब गणेश का पंडाल लग रहा था तो हर पंडाल में 100-200 कुल्हाड़ी रखी जाती थी। जो लोग आते थे कुल्हाड़ी लेके आते थे, कुल्हाड़ी लेके जाते थे। भाई हनुमान गणेश जी के पंडाल निकलता था, फिर जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करने जाते उस दिन भी सब पता चला 200-200 लोग कुल्हाड़ी ले चले जा रहे हैं। तो बगावत कर कांग्रेस तो उनको बड़ा खौफ पैदा हो गया। अंग्रेज बड़े दिमाग से काम करते थे। जैसे मंगल पांडे जी ने जब क्रांति किया तो उनको पता चला जब क्रांति हो गई तो ये क्रांति फैली कैसे, ये पूरा नेटवर्किंग कैसे हुई। क्योंकि उस जमाने में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो कुछ था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, लैंडलाइन फोन कुछ भी नहीं था। और 1 महीने के अंदर मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। ये बात ढाका, चटगांव, लाहौर, सिंध, कराची, इधर अपना गुवाहाटी और कन्याकुमारी पहुंच गई। तो उन्होंने जांच करवाई तो पता चला यार ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। मठ मंदिर ने क्या किया, रिले रेस शुरू कर दिया। अच्छा, कि ये मंदिर वाला वहां तक जाएगा, बताएगा कि भैया देखो मंगल पांडे ने क्रांति कर दिया है, और वो वाला वहां तक बताएगा, वो वाला वहां तक बताएगा, वो वाला वहां बताएगा। ऐसे मतलब फैला दिया, पूरब का पूरब भाग रहे हैं, पश्चिम का पश्चिम भाग रहे हैं, उत्तर का उत्तर, दक्षिण, सोमनाथ से लेकर कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, लाहौर तक बात पहुंच गई। 1857 में क्रांति हुई। 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया। एजुकेशन सिस्टम से संस्कृत को बाहर निकाल दिया। संस्कृत पढ़ोगे तो कोई मान्यता नहीं मिलेगी, संस्कृत पढ़ोगे तुम्हारा डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। 1800 मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1860 में आईपीसी बना दिया। 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। भाई इनको लाठियों से पीटेगा कौन, क्रांति हो गई, अब लाठियों से दबाएगा कौन क्रांति को। तो 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। वही चल रहा है आज तक, वही चल रहा है आज तक। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा बोले ये जो पंडे पुजारी इन्होंने गड़बड़ी किया है ना, एक काम करो मठ मंदिर अपने कंट्रोल में ले लो। तो 1863 में उन्होंने पहला कानून बनाया कि देश भर के मठ मंदिर अपने हाथ में ले लिए। ये जो तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी मठ मंदिरों को कंट्रोल, सरकारी कंट्रोल में लेने की शुरुआत 1863 में हुई थी अंग्रेजों ने, और अभी तक चल रही है। इसलिए तो कहता हूं एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सनातन धर्म टूटा, ऐसे ही एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए, सनातन धर्म के लिए, और कांग्रेस ने भी उसी कानूनों को कॉपी पेस्ट मार के उसका वो बदल दिया। बल्कि मैं तो कई मामले में खतरनाक कानून बनाया। जैसे वक्फ एक्ट जो जिन्ना ने बनवाया 1913 में, वो 1953 तक चला। उससे कुल 50,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हुई थी। और 1954 में जब नेहरू ने बनाया और जो अभी तक चला, अभी कुछ दिन पहले बदला गया, उससे 40 लाख एकड़ जमीन हो गई। तो आप जो संविधान की बात कर रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे कि इसमें धर्म को आज़ादी है, रिलीजन को नहीं है। रिलीजन की आंशिक आज़ादी है, शर्तों के साथ, राइटर्स के साथ में है। तो ये चीज़ क्या किसी को पता नहीं है? जो इसका विरोध होता है बार बार, जो कहा जाता है कि सब बराबर हैं, सबको आज़ादी है, तो इसको कोई पढ़ता नहीं क्या है जो पढ़ा हो? इसमें गड़बड़ी ऐसे हुई कि शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने, जिनके फादर अंग्रेजों के समय में बैरिस्टर वगैरह हुआ करते थे। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई, बैरिस्टर थे, ठीक है, विलायत में लंदन में हुई। तो उनको धर्म और रिलीजन का अंतर समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की एक लिमिट की प्रॉब्लम है, उसके पास ज़्यादा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास। वहाँ चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसा, फूफा, सारे अंकल हो गए, चाची, मामी, मौसी, बुआ, सब आंटी हो गई है। उनके पास इतने शब्द ही नहीं है। कोई ग्रामर का कोई सिस्टम नहीं है। BUT बट होगा और PUT पुट होगा। बिल्कुल। CHEMESTRY से केमिस्ट्री होगा, क आएगा, और CHOPRA से चोपड़ा होगा। एक जगह CH का बन जाएगा, CH जगह क बन जाएगा। उनके यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। वो जो उन्होंने रटा दिया वो रटना है, बस रट्टा मारो, अपना दिमाग नहीं लगाना। वो डार्विन ने कह दिया कि बंदर इंसान बन रहे थे, बस उतनी बात रखनी है। ये दिमाग मत लगाओ कि डार्विन के मरने के बाद कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा है। आखिर डार्विन के पहले वाले बंदर इंसान बने तो डार्विन के बाद वाले बनने चाहिए ना था। मान लो पहले थोक में बंदर इंसान बन रहे थे, तो बाद में फुटकर साल में कुछ तो बनने चाहिए ना। तो वो रट्टा मार मार के एकदम दिमाग, बस जितना कह दिया डार्विन ने यही कहा था, न्यूटन ने यही कहा था, एकदम इतने रखना, दिमाग नहीं लगाना, शास्त्रार्थ नहीं करना, तर्क नहीं करना। वो हमारे जजों के साथ भी ऐसा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में 1-2 फैसले आ गए
तो बाद वाले जब जज कुछ केस आया तो पहला वाला उसका नजीर बन गया, नजीर बनने की जो परंपरा, अब वो पूरी चेन बन गई, गलत फैसलों की पूरी एक चेन बन गई। इसको ठीक कौन करेगा? इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि धर्म और रिलीजन के ऊपर प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर रखिए, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए, और धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। अब ये मैं तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं ऑर्डर करवा सकता हूँ कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है धर्म और रिलीजन के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। इससे भारत का नहीं पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या जो उनमें धर्म को रिलीजन समझ लिया है, ये बहुत, इससे और भी कई बातें ऐसी हैं जो मैं भी आपको बता नहीं सकता हूँ। कई और सारी समस्याएं हो रही धर्म को रिलीजन समझ में। एक जो आता है मदरसा, भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है, MADARA ऐसे नहीं है। अच्छा, भारत का संविधान कहता क्या है और आज चल क्या रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जांपल हुआ है, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया, इसलिए अभी इस पे चर्चा कर सकते हैं, है ना। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, राइट? बिल्कुल। मदरसों में मजहब प्रमोट होता है या वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट होता है? मजहब प्रमोट होता है, ठीक है। मदरसों में मानवता प्रमोट नहीं होती है। मदरसों में यत्र सर्वमंगल मांगल्ये और सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रमोट नहीं होता। मदरसों में मजहब को प्रमोट किया जाता है। और आर्टिकल 27 कहता है 1 रुपए खर्च नहीं करना, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि देश में माइनॉरिटी जो होगा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। बहुत ध्यान से आप इसको समझना, पूरी ब्लंडर हुई कैसे। आर्टिकल 27 मजहब को 1 रुपया नहीं खर्च करना, मदरसा मजहब को प्रमोट करता है। आर्टिकल 28 किसी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। मदरसा रिलीजियस टीचिंग है, बिल्कुल। आर्टिकल 30 में कहते हैं, ये कई बार मैं कह चुका हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को ध्यान से पढ़ें, लेकिन वो फिर वही हो गई है। जैसे आर्टिकल 25 पे गलत फैसलों की चेन बन गई, ऐसे आर्टिकल 30 पे गलत फैसलों की चेन बन चुकी है। अच्छा, आर्टिकल 30 ये कहता है कि देश के सभी लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। माइनॉरिटी जो है वो भी, रिलीजियस माइनॉरिटी है चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब लॉ कॉलेज खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्यों रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि 27 में पहले ही कह दिया कि 1 रुपए खर्च नहीं करना, 28 में पहले कह दिया मजहबी तालीम नहीं देना। संविधान के किसी एक आर्टिकल में अगर कुछ क्लैरिटी नहीं होती है तो उसको आगे पीछे के आर्टिकल्स को पढ़ के उस पर क्लैरिटी आती है। अच्छा, हमने आर्टिकल 30 को यह पढ़ लिया कि माइनॉरिटी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। पहली बात, उसमें रिलीजियस वर्ड है ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी हमको दिखा दे आर्टिकल 30 में कहीं लिखा हुआ कि कोई भी जो है माइनॉरिटी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। रिलीजियस लिखा है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन स्टार्ट देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसका मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज था, और वो इसलिए डाला गया था। उस समय आशंका थी लोगों को, जो लोग यहाँ रह गए थे, कि साहब ऐसा ना हो कि कल को हमको अपना कॉलेज वाले ने चलाना दें। ठीक है, ये मदरसा खोलने के लिए थोड़ी बना था। और हुआ क्या, मदरसे खुल गए, मदरसा बोर्ड बन गया, एजुकेशन को मदरसे से जोड़ दिया, मदरसे को जोड़ दिया। मतलब वो जो मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। बिल्कुल, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। दीनी तालीम, वहां दीन की तालीम दी जाती है। वहां वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता, वहां सर्वमंगल मांगल्य की तालीम नहीं होती, शिक्षा नहीं होती, कुरान हदीस पढ़ाई जाती, केवल मजहब को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आज तक हमने आर्टिकल 30 को आर्टिकल 27, 20 के साथ कभी हमने उसका ना हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किया, ना परपोजिव इंटरप्रिटेशन किया। हमने कोई लिटरल इंटरप्रिटेशन किया, वो भी आर्टिकल 30 का। और वो भी कैसे, वो भी गड़बड़ है। हम कहते हैं मान लो सबको छोड़ दो, 27-28 छोड़ दो। आर्टिकल 30 में कहता है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। चलो हम मान लेते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वर्स्ट केस मान लेते हैं। तो भी माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है, या माइनॉरिटी की यूनिट थाउजेंड्स में होती है, या माइनॉरिटी की यूनिट मैक्सिमम लाख में हो सकती है। मतलब कुछ 100 आदमी या कुछ 1000 जिसकी संख्या हो पूरे देश में,
या कुछ लाख जिसकी संख्या हो पूरे देश में, वही तो माइनॉरिटी कहलाएगा। बिल्कुल। माइनॉरिटी की यूनिट, माइनॉरिटी की इकाई करोड़ नहीं हो सकती, 20% नहीं हो सकती। करोड़ नहीं हो सकती। वही हाँ। मैं तो इस पे कई बार सवाल करता हूँ, माइनॉरिटी कौन हो सकता है? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? न संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन लिखी, हाँ। न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी की डेफिनेशन लिखी, और मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ। हाँ। इसीलिए आर्टिकल 27 में कहा मजहब को प्रमोट नहीं करना, आर्टिकल 28 में कहा मजहबी तालीम नहीं देना। हाँ। हम तो भाई लोकतंत्र है, मजहब को क्यों प्रमोट ठीक है, इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है। मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पे लोन, मजहब के आधार पे वजीफा, मजहब के आधार पे मदरसा, मजहब के आधार पे जेएनयू, मजहब के आधार पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मजहब के आधार पे कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रही है, मजहब के आधार पे मेडिकल कॉलेज, मजहब के आधार पे लॉ कॉलेज, मजहब के आधार पे जो है बाकी और कॉलेज। इस देश को हम ले कहाँ जा रहे हैं? दुख इस बात का है कि चलो आप पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आपने पूछ लिया, बाकी मैं देख रहा हूं कि इतने यूट्यूबर हैं देश में, इतने पत्रकार हैं, इतने कलमकार, कोई ऐसे गंभीर विषयों पे चिंतन भी नहीं करना, चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। अरे भैया, आप लोग अगर नहीं पूछोगे तो मैं आप कितने लोगों को समझाऊंगा? और केवल हमसे क्यों पूछना, बाकी लोगों से पूछना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस पे। भैया जो हम बात, हम नहीं कह रहे जो हमारी बात, हम तो कह रहे हैं जो हमारी बात को काउंटर करता लाओ हमारे सामने, इसको बैठाओ, तर्क से बात करो। दिखाओ मुझे इस भारत के संविधान में मदरसा कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ मुझे भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द कहाँ है, वक्फ शब्द कहाँ लिखा हुआ है। भारत का संविधान कहता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यानी समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। गजब का देश है हमारा कि संविधान के नाम पे भी नहीं चलता, संविधान में जो लिखा है उस पे भी नहीं चलता। अरे भैया मैं कह रहा हूँ भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। हाँ सही बात है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना संविधान, जो विधान सबके लिए समान हो। यहाँ तो बहुविधान चल रहा है। आप मुझे बताओ, हिंदू जैन बौद्ध सिख के पास वक्फ बोर्ड जैसा कोई अपना है क्या बोर्ड? कुछ नहीं है। हिंदू जैन बौद्ध सिख के पास वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा अपना कोई हिंदू ट्रिब्यूनल, सिख ट्रिब्यूनल, जैन ट्रिब्यूनल, बौद्ध ट्रिब्यूनल है क्या? भाई उनके पास भी होना चाहिए। हम कह रहे हैं सब, जब दे ही रहे हो तो सबको दो। हाँ, दे रहे तो सबको दो, और नहीं तो वन रखो। अगर संविधान का इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आई थिंक एंट्री नंबर 28 है, उसमें लिखा हुआ है कि देश में एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड। आपने देश में एक भी मस्जिद सरकार ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, और सारे मंदिर ले लिए, सारे मंदिर ले लिए। एक भी चर्च सरकार, अंग्रेजों ने बोला, वो भी अंग्रेजों ने बोला 1861 में। अंग्रेजों ने तो इसलिए लिया था क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज मुगलों, रीजन तो आपने बताया, अंग्रेजों के समय सबसे ज्यादा फांसी किसको हुई? ब्राह्मणों को हुई। उनको इतनी खुन्नस हो गई उस मंगल पांडे के विद्रोह से, वीर सावरकर जी के विद्रोह से। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा काला पानी ब्राह्मणों को दिया, चुन चुन के दिया था। सबसे ज्यादा लाठियां मारी ब्राह्मणों को, चाहे वो तिलक जी हो, चाहे बाकी आप लोग उठा के देख लो। सबसे ज्यादा जो मंदिरों पे कब्जा किया, मंदिरों के पुजारियों को प्रताड़ित किया, अंग्रेजों ने किया। मुगलों जैसा प्रताड़ित किया था उन्होंने। तो मैं तो एक चीज और कहूंगा कि आप तो अंग्रेज और मुगल की बात कर रहे हैं, आज भी सबसे ज्यादा गाली ब्राह्मण ही खा रहा है। नहीं, आज तो ना उसका कोई वजूद है, राजनीति में कोई वजूद नहीं है। आपकी रील वायरल होती है, 40 लाख चलती है, तो उसको बाद गाली पड़ती है कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसी बातें करते हैं, मनुवाद की बातें करते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ ये सब। नहीं, वो तो देखिए भारत में आप समझ लीजिए, भारत में जो ब्राह्मणों के साथ तो आज भी अत्याचार हो रहा है। नहीं, अत्याचार कैसे हो रहा है? मैं अच्छा आपने सवाल कर दिया। जिस NGO को अमेरिका से फंडिंग आ रही है, वो अमेरिका की जय जयकार करेगा, भारत के ब्राह्मणों को गाली देगा। जिसको अरब, दुबई, कुवैत से फंडिंग आ रही है, वो एक रिलीजन को प्रमोट करेगा, वहां की जय जयकार करेगा ब्राह्मण को। अल्टीमेटली जो ब्राह्मण है ना, वो बीच में खड़ा हुआ है। उनको लगता है इस ब्राह्मण को गिरा दो या इसको जलील कर दो, ये पलायन करके भाग जाए, ये देशभक्ति छोड़ दे, ये केवल अपना काम धाम करे, वकालत है तो वकालत करे, डॉक्टर है तो डॉक्टर करे। यार ये दुनिया का दिमाग क्यों लगा रहा है? उनको लगता फिर हम भारत को कैप्चर कर लेंगे, हम भारत को जीत लेंगे। अश्विनी जी की तरह पूरे देश में घूम घूम करके जागृति ना करें। हाँ, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। भाई ब्राह्मण को अगर आपने उसको हताश कर दिया, निराश कर दिया, ब्राह्मण से मतलब मैं ब्राह्मण जाति की नहीं मतलब जो चिंतित है इस बात को लेकर। मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को भी ब्राह्मण ही मानता हूं, जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है। और अंबेडकर सरनेम ब्राह्मणों का ही है। हाँ, अंबेडकर ब्राह्मणों का। महाराष्ट्र में तो गोद लिया 10-12 टाइटल है जिसमें कर लगता है। मंजरेकर, तेंदुलकर, अंबेडकर, ये गावस्कर, ये सारे ब्राह्मण ही है, सारे ब्राह्मण। सावरकर। हाँ,
तो ये ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि ब्राह्मणों को टारगेट कर लेंगे तो हमारा लफ्ज़ जिहाद वाला एजेंडा पूरा हो जाएगा। अगर भैया ब्राह्मण की कोई वैल्यू नहीं होती तो लफ्ज़ जिहाद में सबसे ज्यादा रेट किसका है? रेट किसका होता? सही, ब्राह्मण की बेटी का। सही बात। 15 लाख क्यों होता? 15 लाख क्यों होता? 5 लाख होता, दलितों जैसा होता। संख्या तो ब्राह्मणों की बहुत कम है ना, बहुत कम। उनको पता है इसको टारगेट कर लो क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अगर है तो चुप नहीं बैठेगा, ये हाई कोर्ट में है तो वहां चुप नहीं बैठेगा, जहां अगर ये पत्रकार है तो पत्रकारिता में अपना दिमाग लगाता रहेगा, ये शांत होकर नहीं बैठेगा। इसलिए इसको ऐसे कर दो, इसको फ्रस्ट्रेट कर दो, यार छोड़ो यार क्यों हम फालतू, हम भी अपना काम धाम करेंगे ना। वो फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने रास्ता बदल, अपने जीविकोपार्जन में लग जाए। वो देश दुनिया की चिंता छोड़े, सनातन की चिंता छोड़ दे, देश की चिंता छोड़ दे, ये जो कुछ चल रहा है इसकी चिंता छोड़ दे। वामपंथियों की इसलिए बड़ी दिक्कत है उनको। तो अश्विनी जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। जो 2 मुद्दे आज हमारे थे, एक तो ड्रग्स जो इस देश को बर्बाद कर रहा है, यंग जनरेशन को, जो कि आपने बताया कि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आप 15 से 25 की जो आबादी है उसको बर्बाद कर दीजिए जी। और दूसरा धर्मांतरण का मुद्दा। तो अब बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारियां मिली और हम चाहेंगे दर्शकों से कि जो अश्विनी जी ने कहा उस पर आप सपोर्ट करें सबका, आप सवाल पूछें। हमेशा कहते हैं अश्विनी जी के अपने नेताओं से, अपने जो आपके रहनुमा हैं उनसे सवाल पूछें कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, देश के कानूनों के लिए क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम दोबारा फिर बात करेंगे सर आपसे किसी नए टॉपिक पर। आज बहुत जानकारियाँ मिली। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।